इस पल नैना पूरी तरह से स्तब्ध थी, अथर्व को घूर रही थी, कुछ भी बोलना भूल गई थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसके गालों से लेकर गर्दन तक। अथर्व उसके दिल की धड़कन भी सुन सकता था। अथर्व मन ही मन एक शरारती मुस्कान के साथ हंसा। ये चाल एक मासूम बच्ची के खिलाफ वाकई कारगर साबित हुई। उसने स्नेह भरी निगाहों से नैना को गौर से देखा। उस पल अथर्व को यह भी लगा कि उसकी अब की निगाहों की तुलना में टोनी लेउम की पिछली जिंदगी की आंखें क्षणभंगुर बादलों से ज्यादा कुछ नहीं थीं। इस पल अथर्व की कातिलाना निगाहों से मिलते ही नैना ने घबराकर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह सीधे उसकी आंखों में देख सके और फिर थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोली, तुम बेशर्म हो। खैर, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। तुमने मुझे रेडल पर्वत पर अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं तो अगले दिन ही नीचे आई थी। रात में बहुत डर लग रहा था, मैं चलने से भी डर रही थी। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगी। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पसंद करोगे। मुझे पता है कि तुम मुझे मार डालोगे, इसलिए मरने से पहले मैंने तुम्हें ये सब बताने की हिम्मत जुटाई। मैंने शुरू में इसे हमेशा के लिए अपने दिल में दफन रखने की योजना बनाई थी, अथर्व ने फिर कहा। तो फिर मुझे देखते ही तुम भाग क्यों गई? नैना ने तुरंत पूछा। फिर उसे एहसास हुआ कि शायद वह अपना संयम खो बैठी थी। उसका सुंदर चेहरा फिर से लाल हो गया और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अथर्व की कातिलाना निगाहों में सीधे देख सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं बहुत हैरान थी। उस समय माउंट लैनलिंग छोड़ने के बाद मैंने कसम खाई थी कि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगी, भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं तुम्हें यह बताने की हिम्मत ज़रूर जुटाऊंगी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझमें ये कहने की हिम्मत नहीं थी। अब ठीक है, मैंने वह सब कुछ कह दिया है जो मुझे कहना था और मेरा दिल शांत है। चलो, मुझे मार दो। मैं तुम्हें पसंद करने के लायक नहीं हूँ। अगर तुम्हें पसंद करना पाप है तो मैं पहले से ही अक्षम्य रूप से दोषी हूँ। यह मेरा पाप है, इसलिए मुझे मार दो, अथर्व ने एक फीकी, दुखी, फिर भी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। क्या तुम सच कह रहे हो? एक क्षण बाद नैना ने लाल चेहरे के साथ अथर्व से कहा। हाँ, मोती से भी अधिक सच्चा, अथर्व ने दृढ़ता से कहा। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें मार भी नहीं डालूंगी। भविष्य में मुझे पसंद मत करना। चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचना। मैं तुम्हारे जैसे विकृत झूठे को बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, नैना ने धीरे से कहा, अपना सिर नीचे करते हुए अथर्व की तरफ सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये सुनकर अथर्व को तुरंत समझ आ गया कि उसकी जान बच गई। सभी औरतें, खासकर मासूम जवान लड़कियां, अगर उन्हें पता चले कि कोई उन्हें चुपचाप पसंद करता है, भले ही वे पहले चाहती हों कि वे उस व्यक्ति को तुरंत मार दें, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने उनकी वजह से ऐसा किया है, तो उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी घृणा नहीं रहेगी। भले ही वे उसे पसंद न करें, उनके दिल में ठेस या अपराध बोध की भावनाएं जरूर रहेंगी। तो औरतें तो सब एक जैसी ही होती हैं, अथर्व ने मन ही मन सोचा। इस तरह की मासूम जवान लड़की से निपटने के लिए ये तरीका, हालांकि थोड़ा बेशर्म और घिनौना था, सबसे कारगर था। अगर मैं तुम्हें पसंद करना बंद नहीं करूंगा तो मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें मुझे मार देना चाहिए। मुझे मारकर ही मैं तुम्हें सचमुच पसंद करना बंद कर पाऊंगा, अथर्व ने लोहा गर्म होने पर कहा, ये सोचकर कि उसका अंतरिक्ष संबंधी जानवर का थैला अभी भी नैना के पास है। उसे वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना था। मिस, वे दो टोर चले गए हैं। मुख्य हॉल के बाहर से मध्यम आयु वर्ग के आदमी की आवाज आई। अथर्व, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज जो हुआ उसके बारे में तुम्हें बात करने की इजाज़त नहीं है, और तुम्हें किसी को ये बताने की इजाज़त नहीं है कि तुम मुझे पसंद करती हो। वरना अगर मैं तुम्हें मार भी न दूं तो भी मुझे डर है कि दोनों बुजुर्ग तुम्हें मार ही डालेंगे। अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ सुनते ही नैना ने तुरंत अथर्व से कहा। इतना कहते ही उसका पूरा शरीर खिले हुए फूल की तरह चटक लाल हो गया। मिस, आपका चेहरा लाल क्यों है? तभी वह आदमी और औरत फिर से अंदर आए। नैना का लाल चेहरा देखकर अधेड़ उम्र के आदमी ने संदेह से पूछा। हालांकि अधेड़ उम्र की औरत ने अथर्व की तरफ देखा और फिर थोड़ी उलझन भरी नज़रों से अपनी युवा मालकिन की तरफ देखा। कुछ नहीं है, बस थोड़ी गर्मी है, नैना ने घबराते हुए कहा। ओह, क्या ये बच्चा जाग रहा है? अधेड़ उम्र के आदमी ने भी इस समय अथर्व को देखा। उसने अथर्व को घूर कर देखा और फिर बोला, देख रहा हूँ इस बच्चे की आंखें टेढ़ी हैं और इसका रूप चूहे जैसा है, ये बेकार है। मैडम, आगे की मुसीबत से बचने के लिए हमें इसे मार देना चाहिए, कहीं ये भाग न जाए। तुम्हें कोई स्वाद नहीं है। अगर मैं टेढ़ी मेढ़ी आंखों और चूहे जैसा दिखता हूँ तो तुम जरूर बदतमीज हो, अथर्व ने मन ही मन कोसा, लेकिन सिर्फ मन ही मन। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह एक मार्शल कमांडर क्षेत्र विशेषज्ञ को उकसाए। बड़े लियू, इस व्यक्ति को नहीं मारा जा सकता। इसे मत मारो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, नैना ने तुरंत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर चिल्लाते हुए कहा। जी हाँ, मिस, अधेड़ उम्र का आदमी उदास हो गया। अब वह युवती इस बच्चे की रक्षा क्यों कर रही थी?
इस समय मध्यम आयु वर्ग की महिला को कुछ पता चला था और वह अधिकाधिक उलझन में दिख रही थी। ठीक है मिस, भूत युद्ध संप्रदाय की महासभा परसों है। 2 दिन यहीं रहो और बाहर मत जाना। महासभा समाप्त होने पर हम वापस चलेंगे, अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। मैं समझ गया, पहले तुम दोनों हट जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ, नैना ने उन दोनों से कहा। मिस, इस बच्चे के बारे में क्या? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अथर्व की ओर देखते हुए पूछा। उसे यहीं छोड़ दो, वैसे भी एल्डर गरिमा ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए वह भाग नहीं सकता, नैना ने कहा। ठीक है मिस, पहले आप आराम कर लीजिए, हम बगल वाले कमरे में ही रहेंगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें फ़ोन कर दीजिएगा, अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। इतना कहने के बाद वह और अधेड़ उम्र का आदमी फिर से मुख्य हॉल से बाहर चले गए। मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम्हें क्या कहते हैं? नैना ने दोनों को जाते देख अथर्व से फिर पूछा। अथर्व ने उत्तर दिया। अपने शरीर के अंदर वह उस सच्ची ऊर्जा के शोधन को तेज कर रहा था जिसने उसके मेरिडियन और एक्यू पॉइंट्स को सील कर दिया था। सच्ची ऊर्जा की ये धाराएं एक मार्शल कमांडर क्षेत्र विशेषज्ञ से आ रही थीं, हालांकि उन्हें सहज रूप से इंगित किया गया था, वे अत्यंत विशाल थीं। जैसे जैसे अथर्व ने उन्हें परिष्कृत किया, उसने पाया कि इस सच्ची ऊर्जा को परिष्कृत करते हुए उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं, जो एक अप्रत्याशित लाभ था। ठीक है, मैं तुम्हें आराम करने के लिए कमरे में ले जाती हूँ। तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएं तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, नैना ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म थी, मानो वह पूरी तरह भूल गई हो कि उससे पहले अथर्व ने उसका स्वर्गीय पंखों वाला हिमसिंह चुरा लिया था। अथर्व अपना पूरा शरीर हिला भी नहीं पा रहा था। नैना एक पल के लिए झिझकी, फिर आश्चर्यजनक रूप से अथर्व को अपनी बाहों में उठाकर अंदर वाले कमरे की ओर चल पड़ी। एक सौंधी खुशबू फैल गई। अथर्व ने नैना के शरीर की कोमलता और लचीलेपन को महसूस किया। उसकी बाहों में लिपटा हुआ वह अपने शरीर की असली ऊर्जा को निखार रहा था, और उसका मन इतना विचलित था कि वह लगभग ची विचलन का शिकार हो गया। तुम इस कमरे में आराम कर सकते हो, मैं अगले कमरे में आती हूँ। अथर्व को कमरे में बिस्तर पर लिटाकर नैना ने उसकी तरफ देखा, फिर दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर चली गई। अथर्व ने आह भरी। यह महिला बूढ़ी तो नहीं थी, पर बेहद आकर्षक थी। फिर उसने अपने शरीर के भीतर की असली ऊर्जा के शोधन को तेज करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अथर्व को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया, बस इतना कि आसमान अंधेरा होने के बाद फिर से उजाला हो गया। शायद अगला दिन था। उसकी बची खुची सच्ची ऊर्जा भी परिष्कृत हो गई थी और अब उसे अपनी आज़ादी वापस मिल गई थी। अधेड़ उम्र की महिला द्वारा उसके शरीर में बची हुई असली ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद उसकी चोटें 30 से 40% तक ठीक हो गई थीं। हालांकि एक मार्शल कमांडर क्षेत्र विशेषज्ञ का वार हल्का नहीं था। अथर्व ने एक उच्च श्रेणी की तीसरी श्रेणी की उपचार गोली अपने मुंह में ठूंस ली। बेहतर था कि पहले अपनी चोटों से उबर जाएं। चरमराहट, एक आवाज के साथ दरवाजा खुला और नैना कमरे में चली गई। अथर्व, क्या तुम्हें भूख लगी है? नैना ने अथर्व से कहा। मुझे थोड़ी भूख लगी है, अथर्व ने कहा। मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊंगा। अच्छा, मेरा स्वर्गीय पंखों वाला हिमसिंह कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? नैना ने पूछा। अथर्व ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि वह कहाँ है। मैंने उसे खुद ही खाना ढूंढने के लिए छोड़ दिया है। मैं तुम्हें वह स्वर्गीय पंख वाला हिमसिंह दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक शर्त रखनी होगी, नैना ने अथर्व से कहा। मुझे दे दोगे? क्या शर्त है? अथर्व ने तुरंत पूछा, मन ही मन सोचते हुए, चाहे तुम मुझे दो या नहीं, वह स्वर्गीय पंखों वाला हिमसिंह अब मेरा है। कल जब मैं भूत मार्शल संप्रदाय की भव्य बैठक का उत्साह देखूंगी, तब तुम मेरे साथ वापस आ सकते हो। तुम एक आत्मा गुरु हो। जब समय आएगा, मैं अपने पिता से तुम्हें अपना शिष्य बनाने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। फिर तुम्हें झूठा और डाकू नहीं बनना पड़ेगा, नैना ने अथर्व से गंभीरता से कहा। उसकी आंखों में शर्म की झलक दिखाई दे रही थी। क्या तुम्हारे साथ वापस चलूं? अथर्व तुरंत उछल पड़ा। वह निश्चित रूप से उसके साथ वापस नहीं जाना चाहता था। बच्चे, तुम्हारा प्रतिबंध किसने खोला? तभी एक आवाज आए और तुरंत ही कमरे में एक आकृति प्रकट हुई। मिस, सावधान, एक और आवाज आए और मध्यम आयु वर्ग का आदमी तुरंत लू नैना के पास आ गया। ये बुरा है, अथर्व ने असहाय होकर आह भरी। तुम मेरे प्रतिबंध को खोल पाए। बच्चे, तुम कौन हो? अधेड़ उम्र की महिला ने अथर्व की ओर देखा और चौंकते हुए पूछा। एल्डर गरिमा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लू नैना ने तुरंत कहा और जल्दी से अथर्व को अपने पीछे ढक लिया। मिस, क्या आपने नहीं कहा था कि वह झूठा है? आप अभी भी क्यों? नैना को अथर्व की रक्षा करते देख मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और भी अधिक भ्रमित हो गया। एल्डर शिवराम, यह एक गलतफहमी है। मैं गलत था, नैना ने तुरंत कहा। बच्चे, तुम कौन हो? अधेड़ उम्र की महिला ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत अथर्व से फिर पूछा। ये जूनियर अथर्व है, मुझे कोई पृष्ठभूमि नहीं है। दोनों बड़ों को नमस्कार। अथर्व बिस्तर से उछल पड़ा और उन दोनों को प्रणाम किया।
मन ही मन वह भागने का उपाय सोच रहा था, लेकिन उसका अंतरिक्षीय जानवर का थैला अभी भी नैना पर था, जो थोड़ा परेशान करने वाला था। आप हमारी युवती को कैसे जानते हैं और आपके इरादे क्या हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अथर्व पर नजर गड़ाते हुए पूछा। मैं। जैसे ही अथर्व बोलने वाला था, नैना ने तुरंत उसे बीच में रोक दिया और फिर दोनों बुजुर्गों को कमरे से बाहर धकेल दिया। मिस, और उस युवक के बीच जरूर कुछ चल रहा है, मध्यम आयु वर्ग की महिला ने तुरंत कहा। आपका मतलब उस युवक और मिस से है? वह कौन है? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? एक मेढक जो हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा है, मिस, ऐसी कोई नहीं है जिसका वह मुकाबला कर सके। मुझे पूछना होगा कि उस युवक की पृष्ठभूमि क्या है। अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत कहा। तुम किस बात की चिंता कर रही हो? मैं देख रही हूं कि मिस थोड़ी। कोई बात नहीं, लगता है इस युवक को मिस के प्रति कोई गलत इरादे नहीं रखने चाहिए। हम बाद में धीरे धीरे पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, बस इन 2 दिनों में मिस की सुरक्षा का ध्यान रखना। भूत मार्शल संप्रदाय की संप्रदाय सभा समाप्त होने के बाद हम वापस चले जाएंगे, अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। अथर्व, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, तुम उन दोनों बड़ों को बिल्कुल नहीं बता सकते कि तुम मुझे पसंद करते हो, वरना दोनों बड़ों मेरे पिता को बता देंगे और मेरे पिता तुम्हें मार डालेंगे। पिछली बार किसी ने मुझे बहुत देर तक देखा था और मेरे पिता ने बड़ों से उसे राक्षसी जानवरों को खिला दिया था। नैना ने दरवाजे के बाहर दोनों बड़ों पर नजर डालने के बाद अथर्व से कहा। अथर्व दंग रह गई। नैना ने उसे अभी अभी इसलिए टोका था क्योंकि उसे लगा था कि वह कहेगा कि उसे पसंद है। ये नैना बहुत प्यारी थी। ओह, मुझे पता है, अथर्व ने जवाब दिया। फिर नैना से कहा, आपने कल मेरे 2 स्थानिक बैग ले लिए थे, क्या आप उन्हें वापस दे सकते हैं? यह। नैना एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर एक स्थानिक बैग निकाला और अथर्व को देते हुए कहा, अभी के लिए एक यहाँ है, मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगा जब तुम मेरे साथ वापस जाओगे। अथर्व का चेहरा तुरंत बैंगनी हो गया। नैना ने उसे जो स्थानिक थैला लौटाया था वह वही था जिसे वह अक्सर दिखावे के लिए इस्तेमाल करता था। हालांकि स्थानिक जानवर की थैली उसने रख ली थी। अथर्व ने सोचा कि वह किसी और स्थानिक जानवर की थैली को बेहतर बना सकता है, लेकिन इस समय लिटिल लॉन, स्काई विंग स्नो लायन और ब्लडथर्स्टी डेमोनिक मैंटिस सभी उस स्थानिक जानवर की थैली के अंदर थे। क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? अथर्व ने पूछा। नहीं, जब तुम मेरे साथ वापस जाओगी तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगी, नैना ने दृढ़ता से कहा। मिस, आपने कल कहा था कि आप मुझे जाने देंगी, आज आप मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हैं? अथर्व ने विरोध किया। वो कल की बात थी, आज है। खैर, मैंने फैसला कर लिया है, तुम मेरे साथ वापस चलोगी, नैना ने छाती फुलाते हुए कहा। अथर्व इतना गुस्से में था कि उसके दांत खुजलाने लगे। उस औरत का मूड किताब पलटने जैसी झट से बदल गया, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकती हो? मैं अक्सर अपनी बात से मुकर जाती हूँ, नैना ने आत्मविश्वास से कहा। अथर्व की बेबस नज़र देखकर नैना बहुत खुश हुई, उसका पूरा नाजुक शरीर हंसी से कांप उठा। ठीक है, तुम बस धीरे से यहीं रहो। तुम कितनी घबराई हुई हो, ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी होगी, है ना? मुझे तुम्हारे फिर से भाग जाने का डर नहीं है। बस जब समय आए तो आज्ञाकारी होकर मेरे साथ वापस चलो, नैना ने अथर्व का स्पेशल बीस्ट पाउच निकालकर लहराते हुए कहा। फिर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ वह कमरे से बाहर चली गई। अथर्व रोना चाहता था पर आंसू नहीं निकल रहे थे। वह लाचार था। नैना के पास इस समय 2 मार्शल कमांडर सुपर एक्सपर्ट थे। हालात उससे ज्यादा मजबूत थे, इसलिए उसके पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह कुछ नहीं कर सकता था। 2 बुजुर्गों, चलो चलें, नैना ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। वह दोनों बुजुर्गों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। अब उसे इस बात का डर नहीं था कि अथर्व भाग जाएगा। अथर्व का चेहरा गंभीर और लाचार था। फिर उसने सोचा, लगता है वो पहले ही भूत मार्शल संप्रदाय में पहुंच चुका है। कल भूत मार्शल संप्रदाय की संप्रदाय सभा थी, इसलिए कोई देरी नहीं होगी। उसे बस उस स्थानिक पशु की थैली को जल्द से जल्द वापस पाना था, और अभी अपनी चोटों से उबरना सबसे जरूरी था। अथर्व तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपनी चोटों से उबरने की पूरी कोशिश की। इस बार ये सौभाग्य की बात थी कि उसका शरीर काफी मजबूत था। वह वास्तव में किसी मार्शल कमांडर विशेषज्ञ के हमले से नहीं मरा, इसे भाग्य ही माना गया। इस समय बगल के कमरे में अधेड़ उम्र के पुरुष एल्डर शिवराम और महिला एल्डर गरिमा दोनों थोड़े उलझन में दिख रहे थे। एल्डर गरिमा ने हल्के से कहा, उस युवक का मिस के साथ रिश्ता असामान्य लग रहा है। वह मेरे हमले से बच सकता है और मेरे प्रतिबंध को भी तोड़ सकता है। उसकी उम्र को देखते हुए वह केवल 17 या 18 साल का है और चौथे स्तर के मार्शल मास्टर साधना स्तर का लगता है। वह वास्तव में कौन है? एल्डर शिवराम ने कहा, प्राचीन क्षेत्र के प्रमुख संप्रदायों में ऐसा कोई युवा व्यक्ति नहीं दिखता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस युवक और मिस के बीच कुछ अस्पष्टता है। खैर, हम वापस जाने वाले हैं, इसलिए वह कौन है यह अब महत्वपूर्ण नहीं है, एल्डर गरिमा ने कहा।
कई घंटे बाद अथर्व साधना कर रही थी कि तभी दो नौकरानीनुमा लोग कमरे में ढेर सारा खाना लेकर आए। अथर्व को लगा कि नैना ने इसका इंतजाम किया होगा। उसने कुछ नहीं खाया। अथर्व अपनी सांसों को नियंत्रित करता रहा। उसके शरीर की चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट के मूल रूप से उपचार के कई लाभ थे। अथर्व द्वारा ली गई थर्ड ग्रेड लेट स्टेज औषधीय गोली और उसके द्वारा उपचार के लिए वुड गुण के उपयोग के साथ उपचार की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। उपचार करते करते समय भी तेजी से बीत गया। एक दिन और एक रात के बाद अथर्व ने अगली सुबह ही साधना और अपनी सांसों को नियंत्रित करना बंद कर दिया। उसने अपने शरीर से एक घूंट दुर्गंध भरी सांस छोड़ी। उसकी चोटें अब लगभग 70 से 80% ठीक हो चुकी थीं। अपनी आध्यात्मिक समझ से अथर्व ने महसूस किया कि नैना उसके कमरे की ओर आ रही है। अथर्व तुरंत एक मीठी चीख के साथ नैना का सुंदर शरीर कमरे में आ गया। मिस, क्या आप मुझे आज ही स्पेशल बैग वापस दे सकती हैं? मुझे अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ चाहिए, अथर्व ने खड़े होकर तुरंत पूछा। नहीं, मैंने कहा था कि जब तुम मेरे साथ वापस जाओगी तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी, नैना ने कहा। तुम? अथर्व फिर से उदास हो गई। मिस, आप फिर से यहाँ हैं। भूत मार्शल संप्रदाय के लोग आ गए हैं और हमें आने के लिए कह रहे हैं। एल्डर शिवराम और एल्डर गरिमा भी तुरंत कमरे में आ गए। युवक, क्या तुम्हारी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं? तभी एल्डर गरिमा ने अथर्व की ओर देखा और उसकी आभा को महसूस किया। उन्होंने अथर्व की चोटों की जांच की थी। वे जानलेवा तो नहीं थीं, लेकिन बहुत गंभीर थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। इस युवक में और कोई खूबी नहीं है, बस एक अच्छा शरीर है। मैंने बड़े साहब को हंसा दिया है, अथर्व ने हल्के से कहा। अथर्व, चलो साथ मिलकर घोस्ट वू सेक्ट की सेक्ट असेंबली देखने चलते हैं। मैंने सुना है कि यह बहुत जीवंत है और इसमें मार्शल आर्ट प्रतियोगिताएं भी होती हैं, नैना ने उत्साह से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अथर्व ने हल्की सी आह भरी। वैसे भी उसे भूत मार्शल संप्रदाय की संप्रदाय सभा में भी जाना था, इसलिए ये सुविधाजनक था। एल्डर शिवराम और एल्डर गरिमा दोनों नैना और अथर्व को शक की निगाह से देख रहे थे। मिस सुबह सुबह इस युवक के कमरे में आई थीं, जिससे दोनों एल्डर्स उलझन में पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि इस युवक का आकर्षण वाकई काफ़ी खास था। इतने सालों में मिस ने किसी और पर ध्यान ही नहीं दिया था। कमरे से बाहर निकलकर वे कल वाले मुख्य हॉल में पहुंचे। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं, उसे यहाँ जाने पहचाने चेहरे मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह कोई और नहीं बल्कि गिरिधर था, जिससे अथर्व 2 बार मिल चुका था। गिरिधर के पास अच्छे कपड़े पहने 2 युवक खड़े थे, जिन्हें अथर्व ने एक बार 1000 औषधि संप्रदाय में देखा था। उनके अलावा कई विशेषज्ञ भी थे जो संभवतः भूत मार्शल संप्रदाय से थे। मिस नैना, एल्डर गरिमा, एल्डर शिवराम, कृपया अंदर आइए। संप्रदाय प्रमुख आप तीनों का पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। गिरिधर ने तीनों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। तभी उसने तुरंत उनके पीछे अथर्व को देखा और आश्चर्यचकित और भ्रमित होकर बोला, संप्रदाय प्रमुख शास्त्री, आप यहाँ क्यों हैं? नमस्ते एल्डर डू, अथर्व हल्के से मुस्कुराई, फिर बोली, मिस लू और मैं एक दूसरे को पहले से जानते थे। परसों संयोग से हमारी मुलाकात हुई, इसलिए हम साथ आए। क्या आप मिस नैना को जानती हैं? गिरिधर एकदम से दंग रह गया, मानो उसे बहुत आश्चर्य हो रहा हो। अथर्व को देखने का उसका नजरिया बदल गया। इस समय अथर्व ने अचानक 2 ठंडी निगाहों को अपनी ओर टिका हुआ महसूस किया। ये अच्छे कपड़े पहने 2 युवक थे। अथर्व ने पहले ही उनकी आभा को भांप लिया था। एक 4थे स्तर का मार्शल मास्टर था और दूसरा 5वें स्तर का मार्शल मास्टर। अथर्व ने परसों नैना और बाकी दोनों के बीच हुई बातचीत के आधार पर थोड़ा अनुमान लगाया कि इन दोनों का नाम तरुण और अरुण होना चाहिए। संप्रदाय गुरु लू, नैना, एल्डर गरिमा और एल्डर शिवराम भी इस समय अथर्व को आश्चर्य से देख रहे थे। ये बात उन्हें पता नहीं थी। चचेरे भाई, एल्डर गरिमा ने परसों कहा था कि आप थके हुए थे। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको बेहतर महसूस हो रहा है? अच्छे कपड़ों में एक युवक आगे आया और बोला। हालांकि उसकी नज़र अथर्व पर टिकी हुई थी, जिसमें थोड़ी उत्तेजना थी। चचेरे भाई, अब मैं ठीक हूँ। एक दिन आराम करने के बाद मैं बेहतर हूँ, नैना ने हल्के से कहा। जिन लोगों ने परसों मिस नैना पर घात लगाकर हमला किया था, उनके बारे में हमने पूरे शहर में तलाशी के लिए लोगों को भेज दिया है। हमें सचमुच दुख है कि मिस नैना डर गईं। हम उन दोनों लोगों को जल्द ही पकड़ लेंगे। इस समय अच्छे कपड़ों वाला दूसरा युवक भी आगे आया, पीछे न हटते हुए, और बोला, क्या ऐसा है? वे दोनों मार्शल कमांडर विशेषज्ञ हैं। मुझे डर है कि आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, एल्डर शिवराम ने तुरंत हल्के स्वर में कहा। एल्डर शिवराम सही कह रहे हैं। ये हमारी गलती है कि हम तैयार नहीं थे और मिस नैना को चौंकने दिया। गिरिधर ने तुरंत बातचीत संभाली, फिर कहा, कृपया सभी अंदर आएं। संप्रदाय प्रमुख शास्त्री, यह अच्छा है कि आप आ गए। मैं सोच रहा था कि आपके फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय का क्या हुआ, क्योंकि आप अभी तक नहीं आए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह वरिष्ठ आपके साथ आया था। महान बुजुर्ग अपनी सफलता के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं और सचमुच नहीं आ सकते।
कृपया हमें माफ़ कर दीजिए, अथर्व ने हल्के से कहा। ओह, गिरिधर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर सामान्य होकर कहा, मिस नैना, कृपया। संप्रदाय के गुरु पहले से ही इंतज़ार कर रहे हैं। चचेरी बहन, आज बहुत चहल पहल है। बहुत सारे लोग आए हैं। तरुण और अरुण पहले से ही नैना को घेरे हुए थे, एक उसके बाईं ओर और एक उसके दाईं ओर, और उस पर फिदा हो रहे थे। अथर्व मन ही मन मुस्कुराया। जब वह आया तो उसे भूत मार्शल संप्रदाय की सभी शक्तियों के बारे में पहले ही पता चल चुका था। भूत मार्शल संप्रदाय के 2 संप्रदाय गुरु थे, एक मुख्य और एक उप संप्रदाय गुरु। मुख्य संप्रदाय गुरु मनमोहन नाथ के बारे में कहा जाता था कि वे तृतीय स्तरीय मार्शल कमांडर के शक्ति स्तर तक पहुंच चुके थे। उप संप्रदाय गुरु राजेंद्र मनमोहन नाथ के छोटे भाई थे और वे भी तृतीय स्तरीय मार्शल कमांडर के शक्ति स्तर तक पहुंच चुके थे। भूत मार्शल संप्रदाय के मार्शल जनरल स्तर के विशेषज्ञों की बात करें तो वे और भी ज्यादा थे। उनकी शक्ति अत्यंत दुर्जय थी। तरुण और अरुण क्रमशः मनमोहन नाथ और राजेंद्र के पुत्र थे। नैना के साथ उनके रिश्ते के बारे में अथर्व को उस समय पूरी तरह से पता नहीं था। भूत मार्शल संप्रदाय की परिधीय शक्तियों में नौपंथ संप्रदाय, किशन संप्रदाय, त्यानी संप्रदाय, पुरम संप्रदाय और मूल राक्षस द्वार शामिल थे। अथर्व को उनकी शक्तियों का थोड़ा बहुत अंदाजा था। केवल राक्षस द्वार ही सबसे कमजोर था, जबकि बाकी चारों द्वारों पर मार्शल जनरलों की शक्तियां थीं। जैसे ही सभी लोग मुख्य हॉल से बाहर निकले, अथर्व को एहसास हुआ कि वह पिछले 2 दिनों से पहाड़ पर ही रह रहा था। पूरे भूत मार्शल शहर में भूत मार्शल संप्रदाय बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल पर्वत शिखर पर स्थित था। पहाड़ से नीचे देखने पर चारों ओर इमारतों का अंतहीन विस्तार दिखाई दे रहा था। पर्वत शिखर पर विशाल पर्वत श्रृंखला के चारों ओर कई महलनुमा इमारतें भी बनाई गई थीं, जो ऊपर की ओर घुमावदार और सर्पिलाकार थीं, जो कुछ हद तक विस्मयकारी, लगभग अलौकिक शिल्पकला के साथ भव्य और शानदार दिखाई देती थीं। ऊपर की ओर एक घुमावदार और चौड़े पत्थर के रास्ते पर चलते हुए सभी आगे बढ़े। रास्ते में हालांकि नैना तरुण और अरुण से घिरी हुई थी, फिर भी वह अक्सर अनजाने में अपना सिर घुमाकर अथर्व को देख लेती थी। कुछ ही पलों में आखिरकार सभी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अथर्व की आंखों के सामने एक भव्य पर्वतीय द्वार प्रकट हुआ। द्वार के ऊपर एक विशाल स्वर्ण पट्टिका लटकी हुई थी, जिस पर भूत मार्शल संप्रदाय के 3 अक्षर उत्कीर्ण थे। ये तीनों अक्षर प्रभुत्व का एक अद्भुत आभामंडल बिखेर रहे थे। पर्वतीय द्वार के पीछे एक विशाल मार्ग था जो सीधे ऊपर की ओर जाता था। आसपास की पत्थर की दीवारें चट्टानी चट्टानें नहीं थीं, बल्कि किसी प्रकार के जैद से बनी हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे यह और भी भव्य लग रहा था। जैसा कि भूत मार्शल संप्रदाय से अपेक्षित था, अथर्व ने आह भरते हुए मन ही मन सोचा। भूत मार्शल संप्रदाय के सामने खड़ा होना और अपने वर्तमान उड़ती आत्मा संप्रदाय के सामने खड़ा होना बिल्कुल अलग बात थी। यहाँ खड़े होकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद एक सिर छोटा हो गया हो। मिस नैना, एल्डर गरिमा, एल्डर शिवराम, कृपया मेरे पीछे आएं, गिरिधर ने फिर से कहा और सभी को पहाड़ी द्वार के अंदर ले गया। रास्ते में अथर्व भी हैरान रह गया। दूर से पहाड़ की चोटी छोटी लग रही थी, लेकिन असल में उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। भूत युद्ध संप्रदाय को उसे समतल करके उस पर निर्माण करना चाहिए था, जो कोई छोटी परियोजना नहीं थी। नमस्कार एल्डर डू, नमस्कार दो युवा स्वामी। पहाड़ी द्वार के अंदर भूत मार्शल संप्रदाय के कई शिष्यों ने डू युनशान और तरुण और अन्य लोगों को देखकर सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया, जिससे वे दोनों आत्मसंतुष्ट दिखे। अथर्व रास्ते में भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की शक्ति का अवलोकन कर रहा था। पर्वत द्वार की रखवाली करने वाले सभी लोग मार्शल गुरु स्तर के थे, जिससे अथर्व आश्चर्यचकित हो गया। भूत मार्शल संप्रदाय की शक्ति सचमुच असाधारण थी। मिस नैना, एल्डर गरिमा, एल्डर शिवराम, कृपया मेरे पद चिन्हों पर चलें और यूं ही इधर उधर न भटकें। इस पर्वतीय द्वार के अंदर हमारे भूत मार्शल संप्रदाय द्वारा एक पर्वत सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसमें फंसना थोड़ा मुश्किल होगा, गिरिधर ने कहा। अथर्व हैरान रह गया और फिर उसकी नज़रें इधर उधर घूमीं। स्वर्गीय आत्मा अभिलेख में सरणियों का वर्णन और परिचय भी था, साथ ही कुछ सरणियों को परिष्कृत करने की विधियां भी थीं। तथाकथित सरणियां कई प्रकारों में विभाजित थीं, जिनमें सबसे आम मानव सरणियां, पशु सरणियां और जादुई सरणियां थीं। तथाकथित मानव समूह का निर्माण कई लोगों द्वारा एक रहस्यमयी विधि का अनुसरण करते हुए किया जाता है, जिसके तहत वे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को भीड़ के गुणों और ताकत के साथ मिलाकर व्यक्तियों की संयुक्त शक्ति से कई गुना या उससे भी अधिक 10 गुना अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। पशु समूह कम प्रचलित हैं और इनके लिए कई राक्षसी पशुओं के सहयोग की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे साधारण शक्तियाँ स्थापित नहीं कर सकती। इनकी शक्ति मानव समूहों के समान ही होती है। जहाँ तक जादुई व्यूहों की बात है, वे आत्मिक गुरुओं द्वारा निर्मित होते हैं जो कई व्यूह कलाकृतियों को परिष्कृत करते हैं। शक्तिशाली मार्शल कलाकार भी उन्हें परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन कठिनाई आत्मिक गुरुओं की तुलना में कहीं अधिक होती है। विशिष्ट स्थितियों का पालन करके वे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करते हैं और अंततः उसे स्वर्ग और पृथ्वी के गुणों के साथ मिलाकर एक केंद्रित और प्रबल प्राकृतिक शक्ति बनाते हैं,
या एक प्रचंड प्राकृतिक शक्ति में संघनित करके एक शक्तिशाली प्रभाव प्राप्त करते हैं। सामान्यतः चाहे वह मानव व्यू हो, पशु व्यू हो या जादुई व्यू हो, इन सभी का स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति और विभिन्न गुणों से अद्भुत संबंध होता है। यदि आप किसी व्यू को परिष्कृत करना चाहते हैं तो सामान्य आत्मिक गुरुओं को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो व्यू को परिष्कृत कर सकते हैं। इस महाद्वीप पर व्यू गुरुओं का दर्जा सामान्य आत्मिक गुरुओं से कहीं ऊंचा है। यदि किसी प्रमुख संप्रदाय या संप्रदाय को किसी व्यू गुरु के बारे में पता चलता है तो वे उसे भर्ती करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। एक अच्छा व्यूह रचनाकार एक शक्तिशाली भव्य व्यूह रचना स्थापित कर सकता है जो कई शक्तिशाली व्यक्तियों से भी अधिक उपयोगी होती है। इसलिए व्यू रचनाकारों की स्थिति स्वयं सिद्ध है। हर कोई अरे मास्टर बनना चाहता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। विभिन्न परिस्थितियां इतनी कठिन होती हैं कि लोग निराशा में डूब जाते हैं। इस समय अथर्व ने चारों ओर देखा। भूत मार्शल संप्रदाय की यह व्यू रचना एक जादुई व्यू रचना थी। सक्रिय न होने पर यह अदृश्य प्रतीत होती थी, लेकिन सक्रिय होने पर यह संभवतः दुनिया का रंग बदल देगी और अत्यंत भयावह हो जाएगी। नमस्कार एल्डर डू। नमस्कार दो युवा स्वामी। डू युनशान के मार्गदर्शन में कई गलियारों से गुजरने के बाद दृश्य अचानक खुल गया और एक बड़ा चौक दिखाई दिया। उस समय चौक में पहले से ही 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिससे वहां काफी चहल पहल थी। चौक के सामने एक बड़ा हॉल था। हॉल में सिर्फ एक मंजिल थी, लेकिन वह काफी बड़ा था, जिसमें लगभग 200 लोग बैठ सकते थे। दोनों तरफ 100 से ज्यादा सीटें थीं। चौड़े प्रवेश द्वार से चौक के पूरे केंद्र का साफ नज़ारा दिखाई देता था। जैसे ही अथर्व चौक के उस पार भीड़ के पीछे पीछे गया, उसने भी महसूस किया कि कई निगाहें उनके समूह पर टिकी हैं। वे हजारों भूत मार्शल संप्रदाय के अनुयायी थे, जिनमें से ज्यादातर मार्शल मास्टर स्तर के थे। उनकी आभा से पता चलता था कि उनमें 1 दर्जन से ज्यादा मार्शल आत्माएं थीं। नैना पर भी कई लोगों की नज़रें पड़ीं। हालांकि नैना ने आज एक लंबी पोशाक पहनी हुई थी, अपनी सामान्य उत्तेजक पोशाक के विपरीत, फिर भी उसकी उत्तम सुंदरता और नेक स्वभाव ने सभी को कुछ और नज़रें डालने के लिए मजबूर कर दिया। नैना, मैंने सुना है कि परसों तुम खतरे में थे। कल मैं कुछ छोटे मोटे कामों में उलझा हुआ था, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं गया। कृपया अपने चाचा को दोष मत देना। जैसे ही सभी लोग मुख्य हॉल की ओर बढ़े, हॉल के अंदर से जोरदार हंसी की आवाज़ आए और फिर हॉल के प्रवेश द्वार पर कई आकृतियां प्रकट हुईं। सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति 40 साल से थोड़ा ज्यादा उम्र का था। लंबा कद, तीखी आंखें और छोटे काले बाल। एक अदृश्य विशाल आभामंडल उसके नीचे दबा हुआ था और उसके चारों ओर हत्या की नीयत का भी एक संकेत था। यह हत्या की नीयत खूनी नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक ऊंचे पद पर रहने से बनी एक अनोखी प्रवृत्ति थी। चाचा, मैं ठीक हूँ। मेरे साथ 2 बुजुर्गों की मौजूदगी में स्वाभाविक रूप से मुझे कोई खतरा नहीं होगा, नैना ने धीरे से कहा। दोनों बुजुर्गों को नमस्कार। अपर्याप्त आतिथ्य के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया बुरा न माने, दोनों बुजुर्ग। उस हटे कट्टे आदमी ने दोनों बुजुर्गों को प्रणाम किया। एक का उपनाम वांग था और दूसरे का उपनाम लियू था। इस समय उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत विनम्र थी। संप्रदाय गुरु दाई बहुत दयालु हैं। हमने आपको बहुत परेशान किया है और आपको परेशानी में डाला है। संप्रदाय गुरु दाई एल्डर गरिमा और एल्डर शिवराम दोनों ने तुरंत धनुष लौटा दिया और कहा, ऐसा ही होना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक परिवार हैं, उस हटे कट्टे आदमी ने जोरदार हंसी के साथ कहा। यह एक शक्तिशाली मार्शल कमांडर है, मनमोहन नाथ। अथर्व ने उस हटे कट्टे आदमी को गौर से देखा। उसकी शक्तिशाली आभा और उसके द्वारा कहे गए शब्दों से यह व्यक्ति भूत मार्शल संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था, जो पूरे प्राचीन क्षेत्र में प्रसिद्ध मनमोहन नाथ था। ये है। इस समय मनमोहन नाथ की नज़र अथर्व पर पड़ी। उसने अथर्व को थोड़ा सा आंका, जो नैना और दोनों बुजुर्गों के पीछे पीछे चल रही थी। मनमोहन नाथ स्वाभाविक रूप से थोड़ा हैरान हुआ। संप्रदाय गुरु, यह उड़ती आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अथर्व हैं, जिनका मैंने आपसे उल्लेख किया था। क्योंकि वह मिस नैना को जानते हैं, इसलिए वे साथ आए हैं, गिरिधर ने जल्दी से कहा, अंतिम वाक्य पर विशेष रूप से स्पष्ट रूप से जोर देते हुए, मानो जानबूझकर यह सुनिश्चित कर रहे हों कि मनमोहन इसे स्पष्ट रूप से सुन सकें। ये जूनियर अथर्व संप्रदाय मास्टर दाई को नमस्कार करता है, अथर्व ने शांति से कहा, धीरे धीरे आगे बढ़कर झुक गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एल्डर डू ने कहा था, उम्र में युवा लेकिन बड़ी उपलब्धियों वाला। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके संप्रदाय का कोई एल्डर आगे आ सकता है? दाई दाओशु मुस्कुराया और बोला, लेकिन उसके हाव भाव बिना किसी निशान के पहले ही सूक्ष्म रूप से बदल चुके थे। इस युवक का व्यवहार न तो विनम्र था और न ही अभिमानी, और वह उसके सामने शांत और सहज था। यह ऐसा काम नहीं था जो आम लोग कर सकते थे, और वह इस समय इस युवक की साधना के स्तर को समझ नहीं पा रहा था। संप्रदाय गुरु दाई मेरी चापलूसी कर रहे हैं। धन्यवाद संप्रदाय गुरु दाई, मेरे उड़नशील आत्मा संप्रदाय को राक्षस द्वार स्वीकार करने की अनुमति देने के लिए। अथर्व ने फिर से झुककर प्रणाम किया, फिर उसके मुंह के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई।
वह अपने बगल में बैठे नैना की ओर मुड़ा और बोला, लिंगर, मैंने इस साल संप्रदाय गुरुदाई के लिए तुम्हारे उस स्थानिक थैले में श्रद्धांजलि रख दी है। क्या तुम मुझे वह स्थानिक थैला दे सकती हो ताकि मैं संप्रदाय गुरुदाई को श्रद्धांजलि दे सकूं? अथर्व के ये कहते ही दू युनशान, मनमोहन नाथ और उनके आसपास मौजूद भूत युद्ध संप्रदाय के कई लोग एक दूसरे को देखते ही रह गए और डर गए। वे सब मन ही मन सोच रहे थे कि अथर्व और नैना के बीच का रिश्ता इतना गहरा हो गया है कि उसने अपना अंतरिक्ष बैग नैना पर रख दिया और उसे प्यार से पुकारा। भूत युद्ध संप्रदाय के सभी लोग नैना की पहचान जानते थे और यह एक महत्वपूर्ण बात थी। नैना ने तुरंत अथर्व को घूरा। अथर्व ने अचानक उसे इतने प्यार से पुकारा और वह तुरंत घबरा गई। अगर आम दिनों में ऐसा होता तो उसे किसी भी तरह के संबोधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त उसका दिल मानो किसी पकड़े गए चोर जैसा था और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। इस समय एल्डर गरिमा और एल्डर शिवराम भी हैरान थे। युवती का रूप देखकर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसका इस अथर्व के साथ, खासकर एल्डर गरिमा के साथ, रिश्ता था। वह भी एक युवा लड़की थी और वह स्वाभाविक रूप से इस समय युवती के शर्मीले व्यवहार को देख सकती थी, जो बिल्कुल किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में था जो अपने पहले प्यार का अनुभव कर रहा हो। हालांकि इस समय तरुण और अरुण दोनों अथर्व पर ईर्ष्या, जलन और घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। अगर वहां कई बुजुर्ग मौजूद न होते तो वे शायद अथर्व के साथ रूखे व्यवहार करते। लिंगर, जल्दी से इसे बाहर निकालो, मैं तुम्हें स्पेशल बैग बाद में वापस दे दूंगा, अथर्व ने धीरे से, लगभग स्नेह भरी नजरों से कहा। उसने अपनी आंखों के कोने में एक शरारती मुस्कान के साथ नैना की ओर देखा, मानो नैना से कह रहा हो, तुम ही तो थी जिन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें पहले लिंगर कह सकता हूं। इस समय अथर्व का लक्ष्य सरल था, वह बस चाहता था कि नैना अपनी स्थानिक जानवर की थैली निकाल ले ताकि वह अपना बदला लेने के अवसर का लाभ उठा सके। फ्लाइंग स्पिरिट्स एक्ट की श्रद्धांजलि केवल 7 या 8 मिलियन सोने के सिक्के हैं, है ना? बस इसे लिंगर को उपहार के रूप में दे दो। हालांकि यह थोड़ा छोटा है, आपके चाचा आपको बाद में एक और बड़ा उपहार देंगे, मनमोहन ने तुरंत कहा। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, फिर वह जल्दी से गायब हो गया और सामान्य हो गया। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? धन्यवाद अंकल, नैना ने ध्यान से वापस आकर फिर अपनी आंखों में विजय के भाव के साथ अथर्व को घूरा, मानो उससे कह रही हो, अब से तुम्हारा स्थानिक बैग मेरा है। अथर्व लगभग गिर पड़ा, वह इसे ऐसे वापस नहीं पा सकता था, लेकिन ये सोचकर वह मन ही मन मुस्कुराया। उसके एक ही वाक्य से उसने 7-8 लाख स्वर्ण मुद्राएं बचा ली थीं। ये बहुत ही अच्छा सौदा था। सभी लोग कृपया अंदर आ जाएं, मनमोहन ने थोड़ा झुककर कहा, फिर नैना और अन्य लोगों को मुख्य हॉल में ले गए। मुख्य हॉल में देखते हुए अथर्व की नज़रें पूरे दृश्य पर घूम गईं। हॉल के दोनों ओर पहले से ही कई लोग बैठे थे, उनकी आभा थम गई थी, फिर भी एक अदृश्य दबाव अभी भी आसपास के वातावरण को घेरे हुए था। एक नज़र में ही अथर्व ने कई मार्शल जनरलों और उससे भी अधिक मार्शल आत्माओं को पहचान लिया। विशेषज्ञ, ये सब मेरे लिए विशेषज्ञ ही हैं, अथर्व ने मन ही मन आह भरते हुए सूक्ष्मता से अवलोकन किया। उनके पहनावे से पता चलता था कि भूत योद्धा संप्रदाय के लोगों के अलावा 9 पुष्प संप्रदाय, 1000 पर्वत संप्रदाय, स्वर्ग एक संप्रदाय और मेघ पर्वत संप्रदाय के लोग भी थे, जो सभी हॉल में बिखरे और बैठे हुए थे। प्रत्येक गुट के संप्रदाय गुरु अपने अपने संप्रदाय के वरिष्ठों के साथ कुछ युवा शिष्यों को भी साथ लाए थे। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही अंदर मौजूद सभी लोगों की नज़रें भी उस समूह की ओर मुड़ गईं। 1000 पर्वतीय संप्रदाय और अन्य गुटों के लोग भी उत्सुक थे कि भूत मार्शल संप्रदाय के गुरु किसका व्यक्तिगत रूप से अभिवादन कर रहे हैं। कृपया, मनमोहन ने सीधे नैना और अन्य लोगों का सम्मान की सीटों पर स्वागत किया। संप्रदाय गुरु लू, मैंने उड़ती आत्मा संप्रदाय के लिए सीटों की व्यवस्था कर दी है। गिरिधर ने हॉल के प्रवेश द्वार के पास लगभग 10 खाली सीटों की एक पंक्ति की ओर इशारा करते हुए अथर्व से कहा। धन्यवाद एल्डर डू, अथर्व ने बिना कोई भाव प्रकट किए कहा। ये सीटें हॉल के प्रवेश द्वार के ठीक पास थीं, सम्मान की सीटों से सबसे दूर। 1000 पर्वत संप्रदाय और अन्य संप्रदाय उड़ती आत्मा संप्रदाय के ऊपर बैठे थे, लेकिन अथर्व को कोई आपत्ति नहीं थी और वह बैठने ही वाला था। अथर्व, मेरे बगल में बैठो, नैना ने अचानक कहा। ठीक है, मैं लगभग भूल ही गया था। वे पहले राक्षस संप्रदाय की सीटें थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें छोटे भाई अथर्व को नहीं दिया जा सकता। मनमोहन की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने तुरंत कहा। इस समय मुख्य हॉल में कई लोग अथर्व को देखने लगे। हॉल में मौजूद लोग विभिन्न प्रमुख संप्रदायों और भूत मार्शल संप्रदाय से थे और उन्होंने स्वाभाविक रूप से उड़नशील आत्मा संप्रदाय द्वारा राक्षस संप्रदाय को नष्ट करने के बारे में सुना था। वे ये भी जानते थे कि उड़नशील आत्मा संप्रदाय का संप्रदाय गुरु अभी एक युवा ही था और इस समय वे सभी उत्सुकता से उसे देख रहे थे। उनमें से एक संप्रदाय के कुछ लोग अथर्व को देख रहे थे और कुछ फुसफुसा रहे थे। उनमें से कई के चेहरे पर ठंडे भाव थे। अथर्व ने ये सब देखा और उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। खजाना इकट्ठा करने वाले संप्रदाय के 4 स्तरीय आत्मा गुरु की स्मृति से
अथर्व को पता था कि ये 9 पुष्प संप्रदाय के लोग थे। सामने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका रूप थोड़ा भयावह और घमंडी था, 9 पुष्प संप्रदाय का वर्तमान संप्रदाय गुरु मुकुंद रॉय था, जो पहले ही 5 स्तरीय मार्शल जनरल के साधना स्तर तक पहुंच चुका था। उसके पीछे 9 पुष्प संप्रदाय के कई बुजुर्ग थे, सभी मार्शल आत्मा स्तर के, और एक ऐसा भी था जिसका आभामंडल भी कुछ ही दूर था, और वह भी एक मार्शल जनरल विशेषज्ञ था। हालांकि उसे नहीं पता था कि 9 पुष्प संप्रदाय के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके हाव भाव देखकर ही अथर्व अंदाजा लगा सकता था। उसने मन ही मन उपहास किया, 9 पुष्प संप्रदाय को फ्लावर गेट टाउन की घटनाओं के बारे में ज़रूर पता होगा, है ना? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, बाद में वह 9 पुष्प संप्रदाय से धीरे धीरे निपटेगा। नमस्कार मिस नैना। नमस्कार। दोनों बुजुर्ग, इस समय काले वस्त्र में एक और मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो मनमोहन नाथ से 3 बिंदु समानता रखता था, मुख्य हॉल में सम्मान की सीटों से आगे आया। एक और मार्शल कमांडर। अथर्व के चेहरे पर उदासी छा गई। इस व्यक्ति का आभामंडल मनमोहन नाथ से कम नहीं था। वह भूत मार्शल संप्रदाय का एक और मार्शल कमांडर विशेषज्ञ राजेंद्र होना चाहिए, जो मनमोहन नाथ का छोटा भाई भी था। कहा जाता था कि वे सौतेले भाई थे। इस समय राजेंद्र भूत मार्शल संप्रदाय का उपसंप्रदाय गुरु भी था। उपसंप्रदाय गुरु बहुत विनम्र हैं, हमने दखलंदाजी की है। वांग उपनाम वाले बुजुर्ग और लियू उपनाम वाले बुजुर्ग ने झुककर प्रणाम किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजेंद्र हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान कुछ अस्वाभाविक थी। अथर्व थोड़ा अचंभित रह गया। मनमोहन नाथ और फिर राजेंद्र के हाव भाव देखकर क्या ये हो सकता है कि भूत मार्शल संप्रदाय के भीतर कोई आंतरिक संघर्ष चल रहा हो? एक संप्रदाय गुरु और उपसंप्रदाय गुरु जो सौतेले भाई थे, ऐसी स्थिति में आंतरिक संघर्ष होना बिल्कुल स्वाभाविक था। अथर्व नैना के पीछे पीछे मुख्य हॉल में सम्मान की सीटों पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि नैना के साथ रहने से उसकी हैसियत में काफ़ी इजाफा हो गया था। हालांकि अथर्व ने ये देखा कि जब अन्य संप्रदायों के लोगों ने उसे सम्मान के स्थान पर बैठे देखा तो उनके चेहरे पर कुछ तिरस्कार का भाव आ गया। जब सभी लोग बैठ गए तो भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने उनके सामने की मेजों को विभिन्न ताजे फलों और पेस्ट्री से भर दिया था, जिनमें से कई चीजें अथर्व ने पहले कभी नहीं देखी थीं। सब लोग, आज हमारे भूत मार्शल संप्रदाय का वार्षिक संप्रदाय सम्मेलन है। आप सभी हमारे अपने लोग हैं। भूत मार्शल संप्रदाय के प्रति आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। आज हमने एक छोटी सी दावत तैयार की है, कृपया इसका आनंद लें। सभी के बैठने के बाद मनमोहन की निगाहें तेज थीं, क्योंकि उन्होंने हॉल में लगभग 200 लोगों को देखा और कहा, संप्रदाय गुरु दाई बहुत दयालु हैं। हम सभी आज जहां हैं वहां तक पहुंचने के लिए भूत मार्शल संप्रदाय पर निर्भर हैं, और हम भविष्य में भी भूत मार्शल संप्रदाय पर निर्भर रहेंगे। हॉल में विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के लोगों ने एक के बाद एक कहा, ठीक है सब लोग, चलो पीते हैं। मनमोहन ने कुछ नमस्ते नमस्ते कहा, फिर सभी को और पीने का इशारा किया। खाने पीने के एक दौर के बाद भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्य लगातार स्वादिष्ट भोजन परोसते रहे। अथर्व ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के खाया। उसके आसपास मनमोहन लगातार वांग उपनाम वाले बुजुर्ग और लियू उपनाम वाले बुजुर्ग के साथ कुछ अप्रासंगिक विषयों पर बातचीत कर रहे थे। नीचे हॉल में लोग भी किसी बात पर कानाफूसी कर रहे थे, और नैना के बगल में तरुण और अरुण भी जानबूझकर उसके करीब बैठ गए। अथर्व ने इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया, केवल अपने पेट को संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया। मैं बहुत बोर हो रही हूँ चचेरी बहन। क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होगी? क्यों नहीं हुई? कुछ देर बाद नैना बोरियत बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस तरह के खाने पीने और मेलजोल के मौक़ों में उसे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रही। चचेरे भाई, यह एक पल में शुरू हो जाएगा, तरुण ने जल्दी से कहा। मिस नैना, बाद में बहुत रौनक होगी। मैं भी मंच पर जाऊंगा, अरुण ने कहा। हर कोई, हमेशा की तरह आज के भूत मार्शल संप्रदाय की सभा में भी कुछ गतिविधियां होंगी। चलो अब शुरू करने की तैयारी करते हैं। एक पल के बाद मनमोहन ने कहा। उनकी आवाज़ में सच्ची ऊर्जा का एक संकेत मिला, जो स्पष्ट रूप से सभी के कानों तक पहुंच रहा था। जैसे ही उसके शब्द निकले, मुख्य हॉल में बैठे कई युवा शिष्य तुरंत उत्साहित हो गए। एक एक करके वे उत्सुकता से कुछ फुसफुसाने लगे। मनमोहन ने अपना हाथ हिलाया, उनकी निगाहें सब पर घूम गईं। फिर उन्होंने आगे कहा, इस बार भी पहले जैसा ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार विभिन्न प्रमुख संप्रदायों द्वारा लाए गए युवा शिष्य पहले की तुलना में अधिक संख्या में हैं, और उनकी साधना शक्ति भी अच्छी है, जो वास्तव में प्रसन्नतादायक है। हमारे भूत मार्शल संप्रदाय में इन युवा प्रतिभाओं के साथ भविष्य में हमारी शक्ति और अधिक मजबूत होगी। आज यह अभी भी वैसा ही है। सभी युवा शिष्यों के बीच प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को एक स्तर 4 निम्न श्रेणी की औषधीय गोली, पीले श्रेणी के निम्न श्रेणी के मार्शल कौशल का एक स्क्रॉल और एक आत्मा जनरल या आत्मा मास्टर द्वारा परिष्कृत हथियार मिलेगा। ये सचमुच उदारता है। मुझे आश्चर्य है कि आज इसे कौन प्राप्त करेगा। एक स्तर 4 औषधीय गोली की कीमत कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होती है। पीले ग्रेड के निम्न ग्रेड मार्शल कौशल और भी महंगे हैं।
यह ऐसी चीज़ है जिसे आप सोने के सिक्कों से नहीं खरीद सकते। मुख्य हॉल में तुरंत ही शोरगुल मच गया। ये पुरस्कार वाकई बहुत उदार थे। सभी युवा शिष्य मार्शल मास्टर स्तर के थे। एक स्तर 4 औषधीय गोली, एक पीले स्तर का निम्न स्तर का मार्शल कौशल और एक स्पिरिट जनरल या स्पिरिट मास्टर द्वारा परिष्कृत एक हथियार। हर वस्तु का मूल्य काफ़ी अधिक था। चुप, मनमोहन नाथ ने जारी रखा। दूसरे स्थान पर आने वाले को स्तर 4 निम्न श्रेणी की औषधीय गोली और पीले ग्रेड निम्न ग्रेड मार्शल कौशल का एक स्क्रॉल मिलेगा। तीसरे स्थान पर आने वाले को केवल स्तर 4 निम्न ग्रेड औषधीय गोली मिलेगी। हालांकि पिछले नियम अपरिवर्तित रहते हैं, जीवन और मृत्यु पर विचार नहीं किया जाता है और राक्षस जानवरों को मंच पर लाने के अलावा कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है। मनमोहन नाथ के शब्द पढ़ते ही हर संप्रदाय के शिष्य उत्साह से भर गए, एक दूसरे को ठंडी निगाहों से देखते रहे और कोशिश करने के लिए उत्सुक रहे। इन पुरस्कारों का प्रलोभन काफी था। ये तो बहुत उदारता है। तो भूत मार्शल संप्रदाय की सभा में ऐसी कोई चीज होती है? अथर्व थोड़ा हैरान हुआ। एक स्तर 4 निम्न श्रेणी की औषधीय गोली की कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा थी और एक पीली श्रेणी की निम्न श्रेणी की मार्शल कला और भी महंगी थी, निश्चित रूप से 10,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा। लेकिन 10,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ भी आप इसे शायद नहीं खरीद पाएंगे। पीली श्रेणी की मार्शल कलाओं की बात करें तो वे कुछ छोटे परिवारों की खजाने हुआ करती थीं, और स्पिरिट जनरलों और स्पिरिट मास्टर्स द्वारा परिष्कृत किए गए हथियार भी बहुत मूल्यवान थे। भले ही उनकी तुलना पीले श्रेणी के निम्न श्रेणी के युद्ध कौशलों से न की जा सकती हो, फिर भी उनकी कीमत लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी, जो लगभग 10 लाख के आसपास थी। इन तीनों को मिलाकर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख से भी अधिक स्वर्ण मुद्राएं मिल सकती थीं। मार्शल मास्टर स्तर के साधकों के लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ा प्रलोभन था। छोटे भाई अथर्व, चूंकि आप उड़नशील आत्मा संप्रदाय से अकेले आए हैं, आपकी उम्र के अनुसार, हालांकि आप उड़नशील आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हैं, आपको भी एक युवा पीढ़ी माना जा सकता है। क्या आप व्यक्तिगत रूप से भाग लेना चाहते हैं? इस समय मनमोहन ने अथर्व की ओर देखा और पूछा। मैं? अथर्व एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपने मुंह में मांस का एक बड़ा टुकड़ा निगल लिया, अपना मुंह पोंछा और कहा, संप्रदाय मास्टर दाई, क्या मैं भाग नहीं ले सकता? भाग नहीं लेना? मनमोहन नाथ चौंक गए, फिर मुस्कुराए और बोले, इसके खिलाफ कोई नियम नहीं है। अगर छोटा भाई भाग नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं। तो मैं? अथर्व को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसके अलावा इस तरह की परिस्थिति में कम ही चर्चा में रहना बेहतर था। उसे डर था कि ये चीज़ें जीतना भी आसान नहीं होगा। अंकल, अथर्व ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि नैना ने उसे बीच में ही टोक दिया। नैना ने अथर्व की ओर देखते हुए विजय के भाव से हल्की सी मुस्कान दी। अथर्व का स्थानिक जानवर वाला बैग निकाला, उसे अपने हाथ में लिया और कहा, क्या मैं इस प्रतियोगिता में कुछ अतिरिक्त जोड़ सकती हूँ? इसकी कीमत 7 से 8 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं आज का प्रथम स्थान उसे दूंगी। बेशक, अगर लिंग मूड में है तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। मनमोहन थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे, फिर मुस्कुराए और हॉल में सभी को देखते हुए कहा, मिस नैना ने कहा कि आज के प्रथम स्थान को 8 मिलियन सोने के सिक्कों का खजाना मिलेगा। हे भगवान, 8 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं! मैं इसके लिए जा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो, मुझे आज इसके लिए लड़ना होगा। हॉल के नीचे शुरुआती झटके के बाद सभी लोग तुरंत उत्साहित और उत्तेजित हो गए। इस समय उन कुछ संप्रदायों के बुजुर्ग और संप्रदाय गुरु भी शांत नहीं बैठ सकते थे। 8 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं उनके लिए भी बहुत बड़ी दौलत थीं। मिस नैना, मुझे आज प्रथम स्थान प्राप्त करना ही होगा। अरुण ने तुरंत लू नैना से कहा। छोटे भाई, तुमने अभी क्या कहा? मनमोहन ने अथर्व से फिर पूछा। अथर्व के शब्दों को अभी अभी नैना ने बीच में ही रोक दिया था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका। बेशक मैं इसमें भाग ले रहा हूँ। चूंकि सभी संप्रदाय भाग ले रहे हैं, इसलिए मेरा उड़ती आत्मा संप्रदाय स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रह सकता, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें लू नैना को घृणा से घूर रही थीं। यह महिला वास्तव में अपने स्थानिक जानवर बैग को पुरस्कार के रूप में उपयोग कर रही थी। छोटा ड्रैगन और आकाश पंख वाला हिमसिंह दोनों इस समय स्थानिक जानवर बैग में थे। ऐसा लग रहा था कि उसे निश्चित रूप से प्रथम स्थान जीतना था, अन्यथा यदि स्थानिक जानवर का थैला किसी और के हाथों में पड़ गया और उन्होंने उसे जबरदस्ती खोल दिया तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। ठीक है, तो मैं भी छोटे भाई की ताकत देखना चाहता हूँ, मनमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। अथर्व, तुम्हें जीतना ही होगा। नैना विजयी भाव से मुस्कुराए। उसने अपने हाथ में स्थानिक जानवर का थैला थोड़ा हिलाया, मानो अथर्व से कह रही हो कि अगर उसने पूरी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ी तो उसका स्थानिक थैला किसी और का हो जाएगा। अथर्व ने नैना को घृणा भरी दृष्टि से देखा। यह महिला बहुत चालाक और शरारती थी। ऐसा लग रहा था कि वह उसे मंच पर जाकर लड़ने के लिए मजबूर कर रही थी और वह नहीं जानता था कि वह क्या करना चाहती थी। ये सुनकर कि अथर्व भाग लेने जा रहा है, तरुण और अरुण दोनों ने अपने नथुनों से ठंडी खर्राटें लीं और अथर्व को घूरने लगे।
चूंकि यह मामला है तो आइए हम सभी चौक पर चलें और देखें कि इस वर्ष प्रत्येक संप्रदाय से कितने युवा नायक हैं। मनमोहन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, फिर खड़े होकर लियू उपनाम वाले बुजुर्ग और वांग उपनाम वाले बुजुर्ग से कहा, क्या दोनों बुजुर्ग भी इस मस्ती में शामिल हो सकते हैं? भूत मार्शल संप्रदाय का वार्षिक भव्य आयोजन, हम बस इसे देखने की उम्मीद कर रहे थे। दोनों बुजुर्गों को शुरू में बहुत कम रुचि थी, लेकिन अथर्व के भाग लेने के लिए सहमत होने के बाद अब वे कुछ हद तक रुचि रखते थे। वे जानते थे कि युवती ने जो स्थानिक बैग निकाला था वह उसका नहीं बल्कि अथर्व का था। साथ ही वे अथर्व की वर्तमान ताकत भी देखना चाहते थे। इसके बाद हॉल में मौजूद सभी लोग बाहर चौक की ओर चल पड़े। अथर्व अभी भी नैना के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे महसूस कर सकता था कि उसके अंदर एक ठंडी मंशा व्याप्त हो रही है। उसने बगल से देखा तो पता चला कि वे सभी पंथ संप्रदाय से थे। लगता है वाकई कोई मुसीबत है, अथर्व ने मन ही मन आह भरी। इस समय पंथ संप्रदाय और वे दोनों, तरुण और अरुण, दोनों उसके प्रति काफी शत्रुता रखते थे। पंथ संप्रदाय के लोग स्वाभाविक रूप से बीस्ट गेट घटना के कारण थे, जबकि तरुण और अरुण फेम फैटल नैना के कारण थे। हॉल के बाहर बिल्कुल बीच में पीछे की ओर सीटों की एक पंक्ति पहले से ही सजाई गई थी। वहां 10 से अधिक सीटें थीं, जिन पर मनमोहन, राजेंद्र, नैना, लियू उपनाम वाले बुजुर्ग, वांग उपनाम वाले बुजुर्ग और भूत मार्शल संप्रदाय के कई बुजुर्ग बैठे थे। कियान शान संप्रदाय सहित चारों संप्रदायों के संप्रदाय गुरु भी एक तरफ बैठे थे, लेकिन उनके संप्रदाय के बुजुर्ग केवल खड़े हो सकते थे। चौक के चारों ओर हजारों भूत मार्शल संप्रदाय के अनुयायी पहले से ही एकत्र हो चुके थे और सभी उत्साहित थे। इस तरह का जीवंत कार्यक्रम उन्हें अक्सर देखने को नहीं मिलता था। संप्रदाय गुरु लू, कृपया मंच पर आइए। अतीत में राक्षस द्वार से प्रत्येक वर्ष कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता था। मुझे उम्मीद है कि फेलिंग संप्रदाय इस वर्ष अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकेगा, गिरिधर ने अथर्व से कहा। फिर गिरिधर के नेतृत्व में अथर्व चौक के केंद्र में गए। बड़े डू, इस प्रतियोगिता के विशिष्ट नियम क्या हैं? अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। संप्रदाय सभा में होने वाली प्रतियोगिता के बारे में उसे किसी ने नहीं बताया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि जो युहो और अन्य लोग भूत मार्शल संप्रदाय में नहीं गए थे, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। जीवन और मृत्यु, परिणाम चाहे जो भी हो, डू युनशान ने कहा, मंच पर राक्षसी जानवरों को लाने के अलावा कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है। जहां तक अन्य नियमों का सवाल है, संप्रदाय प्रमुख शास्त्री पहली बार यहां आए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप नहीं जानते। नियमों के अनुसार कियान शान संप्रदाय, तियानयी संप्रदाय, युनशान संप्रदाय, पंथ संप्रदाय और फीलिंग संप्रदाय में से प्रत्येक 5 युवा शिष्यों को भेज सकता है। भूत मार्शल संप्रदाय 10 युवा शिष्यों को भेजेगा। प्रतियोगिता के पहले दौर के बाद अंततः 10 लोग बचेंगे। दूसरे दौर में 10 लोग सीधे प्रतिस्पर्धा के लिए लॉटरी निकालेंगे। अंत में 5 लोग बचेंगे। ये अंतिम 5 लोग हमारे भूत मार्शल संप्रदाय द्वारा स्थापित एक छोटे से समूह में प्रवेश करेंगे और सबसे पहले बाहर निकलने वाले लोग शीर्ष 3 होंगे। वहां भी एक संरचना है जिसे तोड़ना है, अथर्व ने भौहें चढ़ाईं, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग डू, समझाने के लिए धन्यवाद। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक संप्रदाय के युवा लोग कृपया आगे आएं। डू युनशान ने सामने खड़े मनमोहन के संकेत पर जोर से कहा। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, प्रत्येक संप्रदाय की युवा पीढ़ी तेजी से आगे बढ़ी। सभी अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक थे। अथर्व की नज़र उस पर पड़ी। इस समय प्रत्येक संप्रदाय के 5 युवा शिष्य आगे बढ़ रहे थे। भूत मार्शल संप्रदाय में हजारों शिष्यों के जयकारे के बीच 8 युवा लोग आए। भाग लेने वाले ये सभी युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। सबसे निम्न साधना स्तर प्रथम चरण मार्शल मास्टर का था और सबसे शक्तिशाली, उनकी आभा से देखते हुए, पहले से ही छठे चरण मार्शल मास्टर था। यह उन 8 युवाओं में से एक था जो भूत मार्शल संप्रदाय से आए थे। चचेरे भाई, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। मुझे अवश्य ही प्रथम स्थान जीतना चाहिए, तरुण ने अपने बगल में खड़े नैना से कहा, फिर चुनौती के भाव से अपने बगल में खड़े अरुण की ओर देखा। मिस नैना, मैं भी प्रथम स्थान लूंगा। अरुण ने भी आत्मविश्वास से कसम खाए और तरुण की तरफ देखा। वे दोनों भी अथर्व के पास से गुजरते हुए और अहंकार से सूंघते हुए केंद्रीय चौक पर चले गए। अथर्व की नज़र ऊपर उठी और फिर वापस आ गई। इस समय मैदान पर 31 लोग मौजूद थे। भूत मार्शल संप्रदाय में अभी 8 थे और अब तरुण और अरुण के साथ कुल 10 हो गए। अन्य संप्रदायों, कियान शान संप्रदाय, तियानयी संप्रदाय, युनशान संप्रदाय और पंथ संप्रदाय, प्रत्येक में 5 शिष्य थे। अथर्व अब कियान शान संप्रदाय, तियानयी संप्रदाय, युशान संप्रदाय और पंथ संप्रदाय के लोगों को पहचान सकता है। अभी हॉल में बातचीत के दौरान अथर्व ने प्रत्येक संप्रदाय के लोगों पर ध्यान दिया था। इस समय पंथ संप्रदाय के लोग उसे ठंडी निगाहों से देख रहे थे। जहां तक अन्य 3 संप्रदायों का प्रश्न है, उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुल मिलाकर भूत मार्शल संप्रदाय के लोग स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली थे।
उनके साधना स्तर अधिकतर चौथे चरण के मार्शल गुरु और पांचवें चरण के मार्शल गुरु के स्तर पर थे, और अरुण के साथ कुल 2 छठे चरण के मार्शल गुरु थे। अन्य 4 संप्रदायों में साधना स्तर प्रथम चरण मार्शल मास्टर से लेकर चतुर्थ चरण मार्शल मास्टर तक था। युवा पीढ़ी में प्रतिभा का ये स्तर पहले से ही अच्छा था, लेकिन भूत मार्शल संप्रदाय के लोगों की तुलना में उनकी समग्र शक्ति काफी कमजोर थी। सब लोग सुनो, एक बार जब आप मैदान पर कदम रखते हैं तो ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। राक्षसी जानवरों को मंच पर लाने के अलावा कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है। यदि आप अब पछताना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप वापस लेने का विकल्प चुन सकते हैं। मंच पर कदम रखने के बाद आपका जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर हो जाता है। यदि आप हार मान लें तो स्वयं ही प्लाजा छोड़ दें, अन्यथा प्लाजा पर तो ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। क्या तुम समझ गए? गिरिधर की नज़र सब पर पड़ी, फिर उसने उनसे कहा, समझ गया। सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। इस समय वे सभी अपना हाथ आजमाने के लिए उत्सुक थे और कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। अथर्व का दिल थोड़ा डूब गया। इस प्राचीन क्षेत्र के लोग वास्तव में निर्दयी थे। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता थी, फिर भी यह जीवन और मृत्यु का सवाल था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये पूरी तरह से उनके जीवन के साथ संघर्ष था। उन्हें डर था कि पहले दौर के बाद इन 30 लोगों में से कई लोग लाश बन जाएंगे। इस प्राचीन क्षेत्र में हर जगह हत्या होती थी और हर कोई इसका आदी था। केवल शक्तिशाली ही जीवित रह सकते हैं। यहाँ सब कुछ ताकत और मारकाट पर निर्भर था। सभी की ताकत के स्तर का आकलन करते हुए अथर्व ने अनुमान लगाया कि यद्यपि वह चौथे चरण के मार्शल मास्टर स्तर पर था, फिर भी उसकी असली ताकत खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त थी। उसे बस इस बात का डर था कि कोई उसे निशाना बना सकता है, खासकर पंथ संप्रदाय के लोग। यदि वे एक साथ उस पर हमला करते तो यह अत्यंत कष्टकारी होता, क्योंकि उसकी शक्ति, विशेष रूप से एक स्पिरिट मास्टर और एक पंचतत्वीय मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उसकी पहचान इतनी जल्दी उजागर नहीं हो सकती थी। लेकिन इस बार उसे निश्चित रूप से जीतना था। स्थानिक जानवर का थैला नैना के हाथों में था और उसे वापस जीतना था। जब वह सोच ही रहा था, उसने डू युनशान को फिर से बोलते सुना, प्लाजा को सीमा के रूप में उपयोग करते हुए, पहला राउंड पूरी तरह से मुक्त है। जब 10 लोग बचेंगे तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। सबको शुभकामनाएं। अभी शुरुआत करें। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, डू युनशान का शरीर तुरंत चौक से गायब हो गया। हुश हुश। हत्या की मंशा की लहरें तुरंत हवा में फैल गईं और सच्ची क्यूई तेजी से बढ़ गई। जब अथर्व सोच रहा था तो आकृतियां चौक पर घूम रही थीं। उग्र शोरगुल के बीच सेनाएं पहले ही भयंकर रूप से टकरा चुकी थीं। शक्तिशाली सच्ची क्यूई एक दूसरे से मिली तथा कम ध्वनि विस्फोटों के साथ फूट पड़ीं। प्रतियोगिता में शुरू से ही कोई वार्म अप समय नहीं था। ये तुरंत ही एक वास्तविक युद्ध में प्रवेश कर गया, जो पूरी तरह से जीवन मरण के संघर्ष जैसा था। एक बार चौक पर पहुंचने के बाद सभी को पता चल गया कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसका अंत मृत्यु तक नहीं होगा। भाड़ में जाओ। लगभग उसी समय जैसे ही आकृतियां चमकी, एक सफ़ेद आकृति तुरंत अथर्व के सामने प्रकट हुई। बिजली की एक चमक के साथ हवा के टूटने की आवाज़ अंतरिक्ष में गूंज उठी, लगातार चिंगारियां चमकने लगी और एक तलवार की रोशनी सीधे नीचे गिर पड़ी। पंथ संप्रदाय का एक शिष्य। अथर्व का शरीर तेजी से पीछे हट गया। पवन गुण के साथ पृथ्वी गुण के संयोजन से उसकी गति बढ़ गई, लेकिन बाहरी लोग यह नहीं बता सके। हरे रंग की शर्ट और छोटी आस्तीन वाले कपड़े पहने ये युवक वास्तव में पंथ संप्रदाय का एक तृतीय चरण मार्शल मास्टर शिष्य था। इस तलवार के प्रहार में तीव्र और शक्तिशाली अग्नि गुण, सच्ची चीख थी। तलवार की रोशनी में मौजूद प्रज्वलित ऊर्जा लगातार हवा के प्रवाह को चीरती हुई, हवा में एक चाप बनाती हुई, तुरंत ऊपर पहुंच गई। चूंकि तुम मुझे परखना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें काफी कुछ दिखा दूंगा। अथर्व ने ठंडी सांस ली। चौक में आसपास की भीड़ से उठती हत्या की भावनाएं उसके अंदर छिपे खूनी स्वभाव को जगाने लगीं। प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने से पहले सहनशीलता आवश्यक है। हालांकि जब प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने के लिए पूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है तो सहनशीलता की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अखाड़े में प्रवेश करते हुए उसने अनुमान लगाया कि भूत युद्ध संप्रदाय और नौ पुष्प संप्रदाय दोनों ही उसकी शक्ति जानना चाहते हैं, इसलिए 100 को चेतावनी देने के लिए एक को मारना ही बेहतर होगा। इस प्राचीन क्षेत्र में जितना ज्यादा आप झुकेंगे उतना ही ज्यादा आपको धमकाया जाएगा। सिर्फ कत्लेआम, पूर्ण कत्लेआम से ही लोगों को डर लगेगा। ट्रिपल मार्शल मास्टर, तुम मौत की तलाश में हो। अथर्व का पीछे हटता हुआ शरीर इस पल तेजी से वापस लौट आया। अपनी सामान्य शक्ति के साथ वह पहले से ही एक ट्रिपल मार्शल मास्टर से निपटने में सक्षम था। एक पल में तलवार की रोशनी अथर्व के सामने से सीधे नीचे गिरी, लगभग उसके शरीर को छूती हुई। तलवार की रोशनी अथर्व के सामने जमीन पर बेरहमी से गिरी। चौक में पत्थर की शिलाओं से निकलती चिंगारियों के बीच एक लंबी दरार सीधी फटकर बाहर की ओर फैल गई।
चौक के सामने भूत मार्शल संप्रदाय और विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के लगभग आधे लोग अथर्व को देख रहे थे। आखिरकार अथर्व की पहचान कुछ अलग थी। हाल ही में उठे उड़ती आत्मा संप्रदाय को कोई नहीं समझ पा रहा था। इस समय हर कोई उड़ती आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के माध्यम से उड़ती आत्मा संप्रदाय को समझना चाहता था। नैना भी मुस्कुराते हुए अथर्व को देख रही थी, उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। वह बुदबुदाई, ये ठग तो साफ तौर पर एक स्पिरिट मास्टर है, तो अब यह मार्शल आर्टिस्ट क्यों है? कभी मार्शल आर्टिस्ट, कभी स्पिरिट मास्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? पहाड़ को चीरता हुआ ताड़। उसी समय पंथ संप्रदाय के त्रियुद्ध गुरु युवा शिष्य की तलवार का वार चूक गया और अथर्व के सामने जा लगा। उसी क्षण अथर्व झुक गया और प्रणाम किया। उसके हाथों की मुहरें तेजी से बन गईं। एक पीले भूरे रंग का हथेली का निशान तेजी से सघन हो गया। उसका शरीर अचानक धनुष से छूटे तीर की तरह उछला और पंथ संप्रदाय के त्रियुद्ध गुरु की ओर तेजी से दौड़ा। टकराना, हथेली का निशान जमीन पर गिरा और एक विशाल धीमी ध्वनि गूंज उठी। बिना किसी आश्चर्य के अथर्व की गति और उसकी प्रतिक्रिया क्षमता का समन्वय पूरी तरह से था। ये सब मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में अनगिनत बार निखर कर आया। अपनी गति के लिए प्रसिद्ध बिजली की तरह तेज ब्लैक पैंथर समूह का सामना करते हुए अथर्व एक साथ 15 से लड़ने में सक्षम था। उसके सामने ट्रिपल मार्शल मास्टर की तो बात ही छोड़िए। पलक झपकते ही ध्वनि की तेज ध्वनि के साथ अथर्व की हथेली का निशान ट्रिपल मार्शल मास्टर के शरीर पर जोर से पड़ा। हथेली के निशान से पहले एक अदृश्य शक्ति तेजी से निकली और ट्रिपल मार्शल मास्टर की छाती पर जोर से गिर पड़ी। हरी कमीज और छोटी बाहों वाले युवक का चेहरा एकदम बदल गया, लेकिन इस पल उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। एक जोरदार चीख के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली अग्निगुण वाली सच्चीची तुरंत बाहर निकली। पल भर में उसने अपने चारों ओर एक लाल सुरक्षा कवच बना लिया। ऐसा लग रहा था कि ये सब थोड़ी देर से हुआ। हालांकि अथर्व का माउंटेन स्प्लिटिंग पाम सिर्फ एक स्टार स्तरीय मार्शल कौशल था, लेकिन साधना स्तर के लिहाज से वो हरी कमीज और छोटी बाजू वाले इस युवक से पहले से ही ज्यादा ताकतवर था। इसके अलावा अथर्व की अपनी ताकत निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं थी जितनी उसकी साधना स्तर से लग रही थी। अथर्व की वर्तमान शक्ति के साथ हालांकि सच्चे महारथियों की नज़र में वह महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, फिर भी मार्शल मास्टर्स में वह बेहद शक्तिशाली था। इस समय उसने स्टार स्तरीय मार्शल कौशल माउंटेन स्प्लिटिंग पाम से सहजता से वार किया। हालांकि माउंटेन स्प्लिटिंग पाम अथर्व द्वारा अभ्यास किए गए मार्शल कौशलों का पहला सेट भी था और उसकी दक्षता निश्चित रूप से सबसे कुशल थी। इस समय उसकी शक्ति भी कल्पना से परे थी। इसलिए हरी कमीज और छोटी बाहों वाले युवक ने जल्दी से एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही दोनों ताकतें एक दूसरे के संपर्क में आईं, उसके शरीर का सुरक्षा कवच एक जबरदस्त तेजी से पूरी तरह टूट गया। और इतने कम समय में ही एक हिंसक शक्ति ने बेरहमी से उस युवक की छाती पर वार किया। ये सब 2 सेकंड के अंदर हुआ। 9 फूलों वाले संप्रदाय के हरे रंग की कमीज और छोटी बाजू वाले उस युवक ने तुरंत मुंह में ताज़ा खून उगल दिया। उसका शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर गिरा। खून से टूटे हुए अंदरूनी अंग बाहर निकल आए और वह तुरंत मर गया। इस हथेली के वार से अथर्व ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। चतुर्भुज मार्शल मास्टर। सामने खड़े कई लोग थोड़े स्तब्ध रह गए। अथर्व जो आभा उत्सर्जित कर रहा था, उससे वे स्वाभाविक रूप से उसके साधना स्तर को जान सकते थे और उसका अनुमान लगा सकते थे। इतनी तेज गति, प्रतिक्रिया क्षमता और गति का बिल्कुल सही तालमेल है। ये बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं है। इस समय मोर्चे पर असली ताकतवर मनमोहन नाथ, राजेंद्र, साथ ही एल्डर गरिमा, एल्डर शिवराम और अन्य लोग अथर्व के साधना स्तर को नहीं, बल्कि अथर्व की समग्र शक्ति को देख रहे थे। सभी ने अपनी भौहें उठाईं। यह उनके लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज। इस क्षण 9 फूलों वाले संप्रदाय के गुरु मुकुंद रॉय और उनके बुजुर्गों के चेहरे तुरंत खराब हो गए। उनका शिष्य तो एक भी चाल झेलने में असमर्थ था। अथर्व पर तुरंत ठंड की लहरें छा गईं। इस समय अथर्व को पंथ संप्रदाय के सदस्यों की ठंडक का एहसास करने का समय ही नहीं मिला। त्रिगुण मार्शल गुरु को मारने के तुरंत बाद पंथ संप्रदाय के बाकी 4 शिष्यों ने अथर्व को घेर लिया। 2 द्विगुण मार्शल गुरु, 1 त्रिगुण मार्शल गुरु और 1 चतुर्गुण मार्शल गुरु। चारों ने अथर्व को घेर लिया। उनकी आंखों में उनकी हत्या की मंशा साफ दिखाई दे रही थी। और इस समय आसपास की भीड़ में जो लोग इस दृश्य को महसूस कर रहे थे, अगर कोई आपस में घायल हो जाए तो यह उनके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए वे परेशान होने नहीं आए और अपने अपने विरोधियों से जमकर लड़ रहे थे। लगता है इसकी योजना बहुत पहले से बनाई गई थी, एक सामूहिक हमला। फिर तुम सब नरक में जाओ। इस क्षण अथर्व का लड़ाकू जोश भड़क उठा। उसने 100 को चेतावनी देने के लिए एक को मारने का फैसला किया, ताकि अब छिपने की कोई जरूरत न रहे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अथर्व का शरीर अचानक बाहर आ गया। आओ हम सब मिलकर हमला करें। पंथ संप्रदाय के 4 शिष्य भी तेजी से अपनी आकृतियां घुमा रहे थे। इस मंच पर और कोई नियम नहीं थे। सामूहिक आक्रमण नियमों के विरुद्ध नहीं थे। ची
नौपुष्प संप्रदाय के चतुर्भुज मार्शल गुरु ने सबसे पहले आक्रमण किया। उनकी जलगुनी सच्चीची अचानक प्रस्फुटित हुई और उनका स्वरूप एक धुंधली छाया में बदल गया जो बिजली की तरह अथर्व की ओर दौड़ी। उनकी गति भी अत्यंत तीव्र स्तर पर पहुंच गई। ये कहना होगा कि युवा पीढ़ी में इस व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से कम नहीं थी। केवल इसी गति के साथ समान स्तर के साधकों में शायद बहुत कम लोग इसकी बराबरी कर पाते। शुरुआत में दूरी ज्यादा नहीं थी, बस कुछ दर्जन मीटर, जो पलक झपकते ही तय हो गई। चतुर्भुज मार्शल मास्टर सबसे पहले अथर्व पर झपटा और उसके हाथ से एक नीला पानी का स्तंभ तुरंत अथर्व की ओर उछला। जल स्तंभ ने स्थानिक वायु प्रवाह की लहरें उत्पन्न कर दी, मानो टूटे हुए धागे वाला तीर स्थानिक वायु प्रवाह को भेदता हुआ सीधे अथर्व की ओर इंगित कर रहा हो। अथर्व की सच्ची क्यूई उसके शरीर से बाहर निकल आए और उसके पैरों के नीचे एक पीली रोशनी चमक उठी। उसका शरीर बिजली की तरह कुछ कदम पीछे हट गया। उसके हाथों की मुहरें तेजी से बदल गईं, लेकिन उसने एक बार फिर सीधे पहाड़ चीरने वाली हथेली से वार किया। प्रचंड बल ने सीधे अंतरिक्षीय वायु धाराओं को झकझोर दिया और हवा के टूटने की तेज आवाज जारी रही। टकराना। दोनों बल आपस में टकराए और एक क्षण में अंतरिक्ष में दबाव के कारण ध्वनि विस्फोट हुआ। ऊर्जा के एक विस्फोट के बाद वह तुरंत चारों ओर फैल गई। फुश। 9 फूलों वाले संप्रदाय के त्रिगुण मार्शल गुरु भी इसी समय अथर्व के पीछे से आ धमके। एक तलवार की रोशनी जो दमनकारी शक्ति लिए हुए थी, बिजली की गति से हवा के प्रवाह में दरार डालती हुई अथर्व की ओर तेजी से वार करने लगी। अग्नि छाया उंगली। अथर्व ने उपहास किया। उसने हाथों की मुहरें बनाई, अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियां मोड़ी और फैलाईं और फिर अचानक 5 तीव्र और शक्तिशाली शक्तियां छोड़ीं। अथर्व ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगा दी। हूश 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 हूश। 5 अग्नि छाया उंगलियां अंतरिक्षीय वायु धाराओं को भेदती हुई निकलीं। एक अग्नि छाया उंगली त्रियुद्ध गुरु की तलवार की ज्योति से टकराई, जिससे चिंगारियों की बौछार हुई। तलवार की ज्योति सीधे हिलकर खुल गई और नीचे की 4 अग्नि छाया उंगलियां प्रचंड शक्ति से युक्त त्रियुद्ध गुरु के शरीर पर प्रचंड रूप से प्रहार करने लगीं। ची 4 खूनी छेद तुरंत दिखाई दिए। इस ट्रिपल मार्शल आर्टिस्ट को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। उसका शरीर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसने कोई सुरक्षा कवच भी नहीं बनाया था। अथर्व ने इस पल जरा भी संकोच नहीं किया। उसके पीछे 2 डबल मार्शल मास्टर्स ने एक एक मुक्का और एक एक हथेली समेटी और उसकी ओर वार किया। पीछे से आ रही शक्तिशाली शक्ति को महसूस करते हुए अथर्व ने अपना शरीर झुकाया। तभी उसके पैरों के नीचे उसकी सच्ची ची कंपन करने लगी और उसका शरीर उछल पड़ा। उसका शरीर हवा में उछल पड़ा और साथ ही उसकी सच्ची ची जोरदार तरीके से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। उसका शरीर घूम गया और नीचे झपटा। उसकी मुद्रा शिकार करते हुए किसी बाज की तरह थी। बिजली की तेजी से अपनी 10 उंगलियां फड़फड़ा रही थी। 10 ज्वलंत उंगलियों के निशान अंतरिक्षीय वायु धाराओं को चीरते हुए एक गर्म हवा लेकर बिजली की तेजी से नीचे गिरे। दोनों डबल मार्शल मास्टर्स के वार नाकाम रहे। एक मुक्का और एक हथेली बिजली की तेजी से उस जगह पर गिरी जहां अथर्व अभी उतरी थी। जमीन हिल गई और तुरंत 2 ध्वनि धमाके सुनाई दिए। बैंग बैंग। सेना तितर बितर हो गई और टूटे हुए पत्थर जमीन पर बिखर गए। दोनों पीछे हटने ही वाले थे कि उनके सिर के ऊपर से एक क्षण में ही आग की एक तेज धारा नीचे की ओर भड़क उठी। हूश हूश। एक ही झटके में लपटें बिखर गईं और आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया। 10 अग्नि छाया उंगलियां बिजली की तरह बाहर निकलीं और एक गर्जना के साथ अंतरिक्षीय वायु धाराओं को भेदते हुए सीधे उन दोनों पर टूट पड़ीं। हूश हूश। हवा के टूटने की आवाज आई और उनके शरीर पर तुरंत कई खूनी छेद दिखाई दिए। पृथ्वी, अग्नि, दोहरे गुण वाला मार्शल कलाकार। इस समय मनमोहन नाथ, एल्डर गरिमा, एल्डर शिवराम और मोर्चे पर मौजूद बाकी सभी लोगों के चेहरे बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अथर्व वास्तव में एक दोहरे गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट था। तुम भी जाओ और मर जाओ। अथर्व ने इस पल कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसका शरीर थोड़ा कांपा और सच्ची ची ने उसे घेर लिया। उसकी नज़र 9 फूलों वाले संप्रदाय के बचे हुए चतुर्भुज मार्शल गुरु पर टिकी थी। सच्ची ची अचानक उसके शरीर से बाहर निकल आए। इस बार अथर्व ने हमला करने की पहल की। वह आगे बढ़ा। जैसे ही अथर्व की सच्ची ची बाहर निकली, उससे एक दमनकारी आभा तुरंत उत्पन्न हुई और फिर आसपास के स्थान को घेर लिया। इस दबाव में चतुर्भुज मार्शल मास्टर का चेहरा पूरी तरह बदल गया। ये देखकर कि उसके 4 साथी शिष्य लगभग बिना किसी प्रयास के मारे जा चुके थे, वह पहले से ही बहुत भयभीत था। एक पल के लिए अचंभित रैंक 4 मार्शल मास्टर तुरंत संभल गया और उसका जलगुण ट्रूक्यू बाहर निकल आया। उसके हाथ की मुहरें पल भर में लगातार बदल गईं और 100 मीटर से भी ज्यादा दूर तक फैली एक विशाल धुंध ने उसे तुरंत घेर लिया। यह अशांत धुंध तेजी से इकट्ठा हुई और एक विशाल भंवर का रूप ले लिया जो अथर्व की ओर गर्जना करते हुए आगे बढ़ा। प्रचंड बल फैल गया, जिससे दबाव के कारण आसपास की हवा का प्रवाह विकृत हो गया और सीटी बजती हुई ध्वनियां तेजी से गुजर गईं। इस समय ये रैंक 4 मार्शल मास्टर अपना सर्वस्व झोंक रहा था। नौपंथ संप्रदाय के शिष्यों, तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है।
अथर्व ने ठंडी सांस ली। प्रतिद्वंद्वी एक रैंक 4 मार्शल मास्टर था, उसी साधना स्तर का, लेकिन अथर्व ने अब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। चूंकि उसने नौपंथ संप्रदाय के लोगों को मारने का फैसला कर ही लिया था, इसलिए भविष्य में होने वाली मुसीबत से बचने के लिए उसे उन सभी को मार ही डालना चाहिए। जैसे ही उसके शब्द निकले, अथर्व के शरीर से सच्ची ची का एक जोरदार उभार फूट पड़ा, जिसने तुरंत ही विरोधी चौथे दर्जे के मार्शल मास्टर के आभामंडल को दबा दिया। सामान्य शक्ति के बावजूद अथर्व अपने डैंटियन ची सागर की विशालता और अपनी मेरिडियंस की कठोरता के कारण समान स्तर के साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अथर्व की सच्ची ची उसके शरीर में तुरंत उमड़ पड़ी, जिससे उसका नीला वस्त्र बिना हवा के ही लहराने लगा। उसकी सच्ची ची लगातार तीव्र गति से फैलती रही और एक क्षण में उसके शरीर से एक झुलसा देने वाली आभा निकली। आग की लपटों से भरी एक मुट्ठी की छाप फूट पड़ी। उग्र ज्वाला मुट्ठी। अथर्व दहाड़ा, उसकी सच्ची क्यूई कंपन कर रही थी। एक विशाल मुट्ठी का निशान जोर से निकला, जिसके प्रचंड बल ने स्थानिक वायु प्रवाह को नष्ट कर दिया और वह उस विशाल भंवर से सीधे टकराया जो तेजी से उसके सामने आ रहा था। बैंग बैंग, दो हिंसक ताकतों से एक जबरदस्त ध्वनि धमाका हुआ। भंवर अचानक तेज गति से घूमा, फिर एक गर्जना के साथ फट गया। यह विशाल ध्वनि धमाका पूरे चौक में गूंज उठा, जिससे आसपास भीषण युद्ध में शामिल लोग भी चौंक गए। सच्ची क्यूई फैल गई, जिससे आसपास का स्थान अत्यंत अशांत हो गया। चौक की जमीन पर सीधे दरारें दिखाई देने लगीं। चौथे दर्जे के मार्शल मास्टर युवक का शरीर लड़खड़ाकर पीछे हट गया, उसके भीतर रक्त और क्यूई उमड़ पड़े। एक ऐसी प्रचंड शक्ति जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, नीचे उतर आए। उसने खुद को ताज़ा रक्त का एक घूंट निगलने के लिए मजबूर किया, लेकिन इस समय उसके प्रतिद्वंद्वी का शरीर उसके सामने से गायब हो चुका था। कहाँ गया? रैंक 4 के इस मार्शल मास्टर को लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। तेजी से पीछे हटते हुए उसने अचानक सामने से अपनी ओर एक हरे रंग की परछाई देखी। भाड़ में जाओ! अथर्व बिजली की तरह चौथे रैंक के मार्शल मास्टर के सामने प्रकट हुई और उसका चेहरा तुरंत ही बदल गया। इस समय सिर्फ ये चौथे रैंक का मार्शल मास्टर ही नहीं, बल्कि ऊपर बैठे कई दिग्गज भी बेहद हैरान थे। अथर्व के प्रकट होते ही उसके हाथ में एक तेज दस्ताना दिखाई दिया। उसने अपना हाथ भींचा और पंजे से 5 झुलसती उंगलियों के निशान निकले। पलक झपकते ही उन्होंने रैंक 4 मार्शल मास्टर के सुरक्षात्मक ट्रू क्यूई अवरोध को सूखे खरपतवार और सूखी शाखाओं की तरह नष्ट कर दिया और फिर सीधे उसकी छाती में घुस गए। क्रंच! हड्डियों के टूटने की आवाज़ आई। अथर्व की आंखें ठंड से चमक उठीं। अपने पंजे के जोर से उसने रैंक 4 मार्शल मास्टर की छाती से एक टूटा हुआ आंतरिक अंग बाहर निकाला और उसके साथ लाल और सफ़ेद रंग का एक खूनी मिश्रण भी बाहर आ गया। एक असीम रक्तम आभा तुरंत पूरे चौक में फैल गई। आह! युवक ने एक दयनीय चीख निकाली, फिर उसका शरीर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। अथर्व की सच्ची क्यूई असाधारण थी। अग्नि गुण वाली सच्ची क्यूई उसके हाथ में घूमती हुई ज्वाला के धागों में बदल गई, जिसने सफ़ेद जैद के महीन रेशमी दस्तानों पर लगे खून के धब्बों को जला दिया। इस दृश्य ने उस क्षण सभी को स्तब्ध कर दिया। ऐसे क्रूर तरीकों ने प्राचीन क्षेत्र में रहने वाले इन लोगों को भी झकझोर दिया था। कितना निर्दयी! आसपास मौजूद हजारों भूत मार्शल संप्रदाय के अनुयायियों की भौहें इस क्षण तंग गईं, उनके दिल सदमे से भर गए। कई लोग जो उस समय चौक पर भयंकर लड़ाई कर रहे थे, जो मूल रूप से इस अराजकता का फायदा उठाकर अथर्व की ओर दौड़ना चाहते थे, ये दृश्य देखकर तुरंत पीछे हट गए और अथर्व को फिर से आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऊपर बैठे लोगों में मनमोहन नाथ, एल्डर गरिमा, एल्डर शिवराम और अन्य लोगों के भाव अलग अलग थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी अथर्व से स्तब्ध थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अथर्व की ताकत को अपनी आंखों में नहीं देखा, लेकिन इस समय अथर्व पर हत्या के इरादे और दुष्ट आभा ने भी उन्हें झकझोर दिया। अच्छी ताकत, और वह एक दोहरे गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट है। इस हत्या के इरादे के साथ मनमोहन नाथ के चेहरे पर इस समय थोड़ी उदासी छा गई। अगर इस बच्चे को मौका मिले तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां कल्पना से परे हैं। कमीने! नौपंथ संप्रदाय में मुकुंद रॉय का चेहरा एकदम बदल गया। संप्रदाय के 5 सबसे ताकतवर युवा शिष्यों को अथर्व ने उसी क्षण मार डाला था। वह क्रोधित कैसे न होता? उसकी आंखों में क्रोध देखकर उसे तुरंत आगे बढ़कर अथर्व को मार डालने का मन कर रहा था। एल्डर गरिमा और एल्डर शिवराम ने भी इस समय एक दूसरे की ओर देखा, फिर अथर्व की ओर देखा। उनकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी हुई थीं। बूम बूम बूम! चौक पर इस समय लगातार ध्वनि विस्फोट हो रहे थे और जमीन पर अभी भी कई लाशें पड़ी थीं। अथर्व ने सफ़ेद जैद के महीन रेशमी दस्ताने पहने हुए थे, उसकी दुष्ट आभा बाहर निकल रही थी। अखाड़े में खड़े होकर इस समय किसी की भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने पलक झपकते ही 5 लोगों को मार डाला था, जिसे सबने देखा था, इसलिए उन्होंने अथर्व को फिर से उकसाने की हिम्मत नहीं की। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। उस समय चौक के उस पार देखा, मूल 31 लोगों में से केवल 14 ही बचे थे। उनमें से 8 भूत मार्शल संप्रदाय के थे, 2000 पर्वत संप्रदाय के, 2 त्यानी संप्रदाय के, 1 पुरम संप्रदाय का और 9 पंथ संप्रदाय के। सभी 5 मारे जा चुके थे।
भूत युद्ध संप्रदाय के 10 लोगों में से इस समय केवल 2 ही मारे गए थे। वे 10 लोग लगभग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए बाकी 3 संप्रदायों के शिष्यों का वध कर रहे थे। कुल मिलाकर भूत युद्ध संप्रदाय के शिष्य थोड़े ज्यादा ताकतवर थे और उनके युद्ध कौशल भी ज्यादा उन्नत थे। बाकी 3 संप्रदायों के लोग उनका विरोध ही नहीं कर पा रहे थे। बैंग बैंग, ध्वनि की गड़गड़ाहट लगातार जारी थी और हवा में प्रचंड शक्ति व्याप्त थी। अथर्व की नज़र इधर उधर गई तो उसने देखा कि सामने तियानी संप्रदाय के एक रैंक 4 मार्शल गुरु ने भूत मार्शल संप्रदाय के एक शिष्य को मार डाला था, लेकिन फिर तरुण ने पीछे से हथेली से वार करके उसे मार डाला। मर जाओ। बगल में खड़े अरुण भी पीछे हटने को तैयार नहीं लग रहे थे। उनकी प्रचंड सच्चीची बाहर निकली और 1000 पर्वतीय संप्रदाय के एक तीसरे दर्जे के मार्शल गुरु को तुरंत मार डाला। बच्चे, मेरा चचेरा भाई मेरा है। ठीक इसी समय अथर्व के पास एक आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि तरुण थी। क्या ऐसा है? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, अथर्व ने ज्यादा ध्यान न देते हुए हल्के से कहा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तरुण ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें अथर्व को घूर रही थीं। उसकी सच्चीची कंपन करने लगी। बैंग बैंग, आगे एक और बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्यों में से एक 6ठे दर्जे के मार्शल गुरु ने 1000 पर्वत संप्रदाय के एक 4थे दर्जे के मार्शल गुरु को एक ही तलवार के वार से मार गिराया। पहला दौर खत्म हो गया है। एक चीख के साथ गिरिधर की आकृति चौक पर प्रकट हुई। इस समय चौक पर केवल 10 लोग बचे थे। भूत मार्शल संप्रदाय से 6, 1000 पर्वत संप्रदाय से 1, त्यानई संप्रदाय से 1 और पुरम संप्रदाय से 1। ये चिल्लाहट सुनकर तरु खुद को रोक नहीं सका और ठंडी सांस ली और नाराजगी से पीछे हट गया। अथर्व ने उदासीनता से तरुण की ओर देखा, उसकी आंखों में ठंडक दौड़ गई। फिर उसने अखाड़े की ओर देखा। इस समय मूल 31 लोगों में से केवल 10 ही बचे थे। जमीन पर 14 लाशें पड़ी थीं और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल लग रहे थे और चौक के बाहर भाग गए थे, जिन्हें आत्मसमर्पण माना जा रहा था। भूत युद्ध संप्रदाय के अनुयायियों में से दर्जनों लोग लाशें हटाने के लिए चौक पर पहुंच चुके थे। किसी को भी मृतकों के लिए दुख नहीं हुआ, केवल उन 10 लोगों के लिए उत्साह था जो बचे थे। आप 10 लोग दूसरे दौर में भाग लेंगे। दूसरे दौर का फैसला लॉटरी द्वारा किया जाएगा, जिसे 5 समूहों में विभाजित किया जाएगा। मेरे हाथ में लॉटरी बॉक्स में काले, लाल, सफ़ेद, नीले और हरे रंग की 5 जोड़ी बांस की पर्चियां हैं। प्रत्येक जोड़ी का रंग अलग है। जो लोग संबंधित बांस की पर्चियां निकालेंगे वे काले, लाल, सफ़ेद, नीले और हरे रंग के क्रम में प्रतिस्पर्धा करेंगे। नियम अपरिवर्तित रहते हैं। जीवन या मृत्यु कोई मायने नहीं रखती। आप तभी जीतते हैं जब प्रतिद्वंद्वी चौक से पीछे हट जाता है या मारा जाता है। 5 विजेता तीसरे दौर में प्रवेश कर सकते हैं, गिरिधर ने 10 लोगों को देखते हुए कहा। उसकी नज़र एक पल के लिए अथर्व पर टिकी रही। तुरंत ही गिरिधर ने एक सीलबंद लॉट बॉक्स निकाला, जिसका आकार आधा मीटर था, जिसमें से सभी लोग बारी बारी से बांस की पर्ची निकालने के लिए कतार में खड़े हो गए। सफ़ेद, अखाड़े में प्रवेश करने वाला तीसरा। अथर्व ने अपने हाथ में रखी बांस की पर्ची खोली और देखा कि उसने सफ़ेद रंग निकाला है, जिसका मतलब था कि वह अखाड़े में प्रवेश करने वाला तीसरा व्यक्ति होगा। तुरंत अथर्व की नज़र अपने आसपास के लोगों पर पड़ी। इस समय सभी ने अपने हाथों में रखी बांस की पर्चियां भी खोल ली थीं। यही है। अथर्व की नज़र भूत मार्शल संप्रदाय के एक और 6ठे दर्जे के मार्शल गुरु के हाथ पर पड़ी, अरुण को छोड़कर। इस व्यक्ति ने भी एक सफ़ेद बांस की पर्ची खींची थी। इस समय उस रैंक 6 मार्शल मास्टर की निगाह भी अथर्व के हाथ पर पड़ी। उसकी आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। सबने चुन लिया है ना? आदेशानुसार जिन्होंने काली बांस की पर्चियां निकाली हैं वे अपनी अपनी मुकाबलियां शुरू करें, गिरिधर ने कहा। इस समय भूत मार्शल संप्रदाय के अनुयायियों ने चौक को पहले ही खाली कर दिया था। एल्ड गरिमा, क्या आपको लगता है कि अथर्व शीर्ष 5 में प्रवेश कर सकती है? ऊपर नैना ने अथर्व को देखा और अपने बगल में एल्ड गरिमा से कहा। मिस, ये कहना मुश्किल है। अगर आप देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा, एल्ड गरिमा ने कहा। मनमोहन और अन्य लोग भी इस समय अपने बगल में बैठे बुजुर्गों से कुछ फुसफुसा रहे थे। फिर उनकी निगाहें चौक की ओर लौट आईं। स्विश स्विश, चौक पर उसी समय 2 आकृतियां बीच में कूद पड़ीं। एक ने सफ़ेद लंबा चोगा पहना हुआ था, वह रैंक 3 का मार्शल मास्टर था जो 1000 पर्वतीय संप्रदाय का अनुयायी था। दूसरी ने काले, चुस्त कपड़े पहने हुए थे, वह लंबी और मजबूत थी, वह रैंक 4 का मार्शल मास्टर था जो भूत मार्शल संप्रदाय का अनुयायी था। जैसे ही दोनों अखाड़े में दाखिल हुए, पंथ के गुरु और ऊपर के विभिन्न पंथों के कई वरिष्ठ जन आपस में चर्चा करने लगे। केवल जियुहुआ पंथ के लोगों के चेहरे पर भद्दे भाव थे। उनके 5 शिष्यों की हत्या एक ही व्यक्ति ने की थी। इस पंथ सभा में जियुहुआ पंथ की सचमुच बदनामी हुई थी। जैसे ही दोनों युवक अखाड़े में दाखिल हुए, उन्होंने बिना किसी नमस्कार विनोद के हल्का सा झुककर तुरंत हमला बोल दिया। भूत युद्ध संप्रदाय का शिष्य अग्निगुण वाला युद्ध कलाकार था, जबकि सहस्त्र पर्वत संप्रदाय का शिष्य जलगुण वाला युद्ध कलाकार था।
जैसे ही दोनों आपस में टकराए, ध्वनि विस्फोट की ध्वनियां गूंजने लगीं और उनके चारों ओर प्रचंड सत्य चीख का प्रवाह होने लगा। अथर्व ने दोनों के बीच मुकाबले को ध्यान से देखा। भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्य का पलड़ा साफ तौर पर भारी था। अपनी ताकत के मामले में भूत मार्शल संप्रदाय का काले वस्त्रधारी युवक एक स्तर ज्यादा मजबूत था और उसके युद्ध कौशल भी उससे कहीं ज्यादा उन्नत थे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, 1000 पर्वत संप्रदाय का शिष्य दब गया। 2 अपडेट आ चुके हैं। आज कम से कम 5 अपडेट होंगे। भाई, फूल लेकर आएं, कृपया उन्हें भेज दें। धन्यवाद। सुझाव और कॉफी का अनुरोध है। इन दोनों के बीच हुई इस बातचीत से आसपास के लोग भी धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। ऊपर विभिन्न संप्रदायों के नेता भी धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। संप्रदाय नेता सुन, इस वर्ष किशन संप्रदाय के शिष्य काफी अच्छे हैं। ऊपर पहुंचकर मनमोहन ने अपने बगल में भूरे रंग के वस्त्र पहने एक बड़े आदमी से कहा। संप्रदाय गुरु दाई मजाक कर रहे हैं। वे अभी भी भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्यों से बहुत कमतर हैं। धूसर वस्त्र पहने उस विशालकाय व्यक्ति ने हल्की सी आह भरी। उसकी आंखों में एक कड़वी मुस्कान तैर गई। वह किशन संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख शुतेश था। इस समय वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि उसके किशन संप्रदाय के शिष्य भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के सामने कुछ भी नहीं थे। इस वर्ष किशन संप्रदाय को कोई उम्मीद नहीं थी। पिछले वर्षों की संप्रदाय सभाओं में भूत मार्शल संप्रदाय हमेशा शीर्ष 2 स्थानों पर हावी रहा था। अन्य संप्रदायों का तीसरा स्थान प्राप्त करना पहले से ही उल्लेखनीय था। किशन संप्रदाय के शिष्य हारने वाले हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय सभा के पुरस्कार इतने उदार हैं। मुझे डर है कि भूत मार्शल संप्रदाय की कुछ और ही योजनाएं हैं। अखाड़े में दोनों के बीच भीषण युद्ध देखकर अथर्व ने मन ही मन आह भरी। भूत मार्शल संप्रदाय की युवा पीढ़ी की ताकत के आधार पर शीर्ष 3 निश्चित रूप से उनके ही होंगे। भूत मार्शल संप्रदाय द्वारा दिए गए उदार पुरस्कार इसलिए थे क्योंकि वे जानते थे कि पुरस्कार अंततः उनके अपने शिष्यों को ही मिलेंगे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा इसके पीछे शायद कोई और उद्देश्य भी था। वार्षिक संप्रदाय सभा में प्रत्येक संप्रदाय अपनी सबसे मजबूत युवा पीढ़ी को लड़ने के लिए भेजता था और भूत मार्शल संप्रदाय के सबसे अधिक युवा शिष्य थे और उसने सबसे अधिक लोगों को मंच पर भेजा था। अन्य संप्रदायों के लगभग सभी शिष्य या तो मर गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। इस प्रकार 5 या 10 वर्षों के बाद, हालांकि भूत युद्ध संप्रदाय भी कुछ शिष्यों को खो देगा, तब तक अन्य संप्रदायों के पास लगभग कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और भूत युद्ध संप्रदाय से मुकाबला करने की शक्ति नहीं होगी। वे केवल भूत युद्ध संप्रदाय के पैरों तले जागीरदार बनकर रह जाएंगे, उन्हें कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ होंगे और तभी भूत युद्ध संप्रदाय पूरी तरह से निश्चिंत हो पाएगा। ये सोचकर अथर्व की सांस अटक गई। भूत मार्शल संप्रदाय की चालें वाकई बहुत चालाक थीं। दूसरे संप्रदायों को लगा कि वे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन असल में वे चुपचाप भूत मार्शल संप्रदाय के जाल में फंस रहे थे। इस समय अखाड़े में भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्य को लगभग पूर्ण बढ़त हासिल थी। भूत मार्शल संप्रदाय का शिष्य अग्निगुण वाला एक मार्शल कलाकार था, जिसके अग्निगुण वाले हमले शक्तिशाली और प्रचंड थे। किशन संप्रदाय का शिष्य जल गुण वाला एक मार्शल कलाकार था और जल गुण वाले हमलों की लय थोड़ी धीमी थी। ताकत में एक स्तर कम होने के साथ साथ लगभग 10 चालों के बाद उसका आक्रमण धीरे धीरे धीमा पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा अभिभूत हो गया है। एक क्षण बाद अखाड़े में भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्य ने अपने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा में एक खामी का फायदा उठाया और अचानक एक अत्यंत भयंकर हमला कर दिया। उसके हाथ में धधकती सच्चीची एक ठोस ज्वाला में बदल गई और अंततः बिजली की तरह प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को भेदते हुए किशन संप्रदाय के जल गुण वाले शिष्य की छाती पर जोर से लगी। तुरंत किशन संप्रदाय के जल गुण वाले शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया, उसके मुंह के कोने से ताज़ा खून की एक बूंद बह निकली और उसका शरीर हिंसक रूप से अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया। हुश हुश। जैसे ही किशन संप्रदाय का शिष्य उठने की कोशिश कर रहा था, हवा के थमने की आवाज़ फिर से गूंजी। भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्य ने एक और धधकती हथेली का निशान छोड़ा, जो जोर से नीचे गिरा और किशन संप्रदाय के शिष्य की तुरंत मौत हो गई। भूत मार्शल संप्रदाय के लिनपिंग शिंग चौक पर गिरिधर ने मुस्कुराते हुए परिणाम की घोषणा की। भूत मार्शल संप्रदाय की जीत भूत मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों की उम्मीदों के अनुरूप ही थी, इसलिए भूत मार्शल संप्रदाय की जीत से ज्यादा लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। सबसे ऊपर खड़े चबूतरे पर किशन संप्रदाय के नेता शुतेश ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। इस बार किशन संप्रदाय को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि कई शिष्यों को खोना पड़ा। दूसरा मैच, कृपया ऊपर आ जाओ, गिरिधर ने हल्के से कहा। जैसे ही गिरिधर की आवाज़ धीमी हुई, नीचे बैठे दर्शकों में से एक आकृति चौक के बीचों बीच उछल कर आए। आलीशान कपड़े पहने और घमंडी चेहरे वाला वह अरुण था, जो भूत मार्शल संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु राजेंद्र का पुत्र था। छठे चरण के मार्शल गुरु जैसी ताकत के साथ वह आज की युवा पीढ़ी में सबको नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त था। अरुण के मंच पर आने के कुछ ही देर बाद एक नीली आकृति उदास भाव से मंच पर आई। अथर्व ने भी इस व्यक्ति को देखा था।
वह पुरम संप्रदाय की एक शिष्या और महिला थी। नीली लंबी पोशाक पहने वह एक नाजुक रूप और वीरता की झलक लिए हुए थी और उसका साधना स्तर चतुर्थ चरण मार्शल मास्टर जैसा था। चूंकि तुम एक महिला हो, अगर तुम अभी समर्पण कर दो तो मैं मान सकता हूँ, वरना मैं विनम्र नहीं रहूंगा। अरुण खिलखिलाकर हंसा। स्वाभाविक रूप से उसने चौथे चरण के मार्शल मास्टर के साधना स्तर को अपनी नज़रों में नहीं रखा। नीले वस्त्र वाली महिला के चेहरे के भाव थोड़े बदले, फिर वह थोड़ा मुड़ी और अपने पीछे ऊपर बैठे पुरम संप्रदाय के नेता की ओर देखा। उसने पुरम संप्रदाय के नेता को हल्के से सिर हिलाते हुए देखा। ठीक है, मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। नीले वस्त्र वाली महिला ने तुरंत राहत की सांस ली और सीधे आत्मसमर्पण कर दिया। ये पुरम संप्रदाय की मुखिया बहुत चालाक है। अथर्व ने ये सब देखा। नीले वस्त्र वाली महिला ने पुरम संप्रदाय की मुखिया की सहमति के बाद ही आत्मसमर्पण किया। ताकत में इतने बड़े अंतर के साथ सामान्य परिस्थितियों में लड़ने की कोई संभावना ही नहीं थी। अथर्व खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़कर पुरम संप्रदाय के नेता पर एक नज़र डाली। अथर्व भी इस व्यक्ति का अंजाम जानता था। उसका नाम दानेश था और उसमें चौथे चरण के मार्शल जनरल जैसी ताकत थी। प्राचीन क्षेत्र में वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुरम संप्रदाय सीधे आत्मसमर्पण कर देगा। उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है। जैसे ही पुरम संप्रदाय के शिष्य ने आत्मसमर्पण किया, नौपंथ संप्रदाय के मुकुंद रॉय तुरंत हंसने लगे। इन विभिन्न संप्रदायों का गुप्त रूप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा और संघर्ष करना आम बात थी। यदि आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है तो आप केवल आत्मसमर्पण कर सकते हैं। नौपंथ संप्रदाय के विपरीत, यदि आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है तो 5 के घेरे में होने पर भी आप तुरंत मारे जाते हैं। प्रभावशाली, यू हनिक्सियांग ने ठंडे स्वर में कहा और पलटकर जवाब दिया। हम्फ, मुकुंद रॉय ने ठंडी सांस ली लेकिन कुछ कह नहीं सकी। दूसरा मैच, अरुण जीतता है। ठीक इसी समय पुरम संप्रदाय की नीली पोशाक वाली महिला तेजी से अखाड़े से पीछे हट गई और गिरिधर ने तुरंत घोषणा की, युवा मास्टर दाई अद्भुत हैं। नीचे हजारों भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत जयकारे लगाए। ध्वनि तरंगें ऊंची होती जा रही थीं, जिससे अरुण को चक्कर आ रहा था और वह बेहद उत्साहित हो गया। चौक के बीच से नीचे कूदने से पहले वह तरुण और अथर्व को गर्व से देखता रहा। तीसरी माचिस, कृपया ऊपर आ जाओ। गिरिधर की आवाज़ फिर से फैली। क्या अब आखिरकार मेरी बारी आ गई है? अथर्व ने बुदबुदाया। फुश, अथर्व से पहले ही एक आकृति मंच पर छलांग लगा चुकी थी, एक खूबसूरत चक्कर के साथ, सच्ची क्यूईओमणि, और वह वर्ग के केंद्र में शान से उतरा। ये भूत मार्शल संप्रदाय का एक और छठे चरण का मार्शल मास्टर था। तीसरे वरिष्ठ भाई, आप ये कर सकते हैं। भूत मार्शल संप्रदाय के अनुयायियों में से कई लोग तुरंत जयकारे लगाने लगे और चीखने लगे, जिनमें कुछ लड़कियां भी शामिल थीं जो भक्ति के उन्माद में डूबी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि इस युवक का भूत मार्शल संप्रदाय के अनुयायियों की युवा पीढ़ी पर भी अच्छा खासा प्रभाव था। अथर्व धीरे धीरे चौक पर आया, अपना हरा चोगा उतार दिया और शांति से अखाड़े में खड़ा हो गया। एक छठे चरण के मार्शल मास्टर, हालांकि उसका साधना स्तर उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, सामान्य परिस्थितियों में एक छठे चरण के मार्शल मास्टर से उसे ज़्यादा खतरा नहीं होना चाहिए था। तीसरे वरिष्ठ भाई, उड़ती आत्मा संप्रदाय के उस व्यक्ति को तुरंत मार डालो। नीचे भूत मार्शल संप्रदाय के कई अनुयायी भी अथर्व को नापसंद करते दिख रहे थे। वे अथर्व की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए एक के बाद एक चिल्ला रहे थे। एल्ड गरिमा, क्या आपको लगता है कि अथर्व जीत सकती है? ऊपर स्टैंड पर नैना ने अपने बगल में बैठी अधेड़ उम्र की महिला से पूछा। उसकी नज़र अथर्व पर टिकी थी, मानो वह कुछ सोच रही हो। हालांकि दोहरे गुण वाले मार्शल कलाकार असाधारण होते हैं, फिर भी उन्हें अपनी पूरी ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए कम से कम मार्शल सोल के स्तर तक पहुंचना ज़रूरी है। मार्शल सोल के स्तर तक पहुंचने के बाद दोहरे गुण वाले मार्शल कलाकारों की ताकत एकल गुण वाले मार्शल कलाकारों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट होगी। हालांकि फिलहाल अथर्व सिर्फ चौथे चरण के मार्शल मास्टर हैं। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया और गति अच्छी है, कुल मिलाकर चौथे चरण के मार्शल मास्टर और छठे चरण के मार्शल मास्टर के बीच 2 स्तर होते हैं। अगर उनका सामना 5वें चरण के मार्शल मास्टर से होता तो शायद कोई बड़ी समस्या न होती, लेकिन छठे चरण के मार्शल मास्टर का सामना करने पर मुझे डर है कि संभावनाएं ज़्यादा नहीं हैं। एल्ड गरिमा एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर धीरे से बोले, क्या सच है एल्ड गरिमा? क्यों न हम शर्त लगाएं? अगर अथर्व जीत गया तो आप मुझे इतनी जल्दी वापस नहीं भेज सकते। अगर वह हार गया तो मैं कल आपके साथ वापस जाऊंगा। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हर दिन हमारे साथ वापस जाना होगा, वरना संप्रदाय प्रमुख को आपको खुद आकर ले जाना पड़ेगा। एल्डर शिवराम ने कहा। हम्फ, नैना ने दोनों बुजुर्गों को गुस्से से घूरा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। इस समय लगभग सभी संप्रदाय के बुजुर्ग और नेता चौक के केंद्र को देख रहे थे। मुकुंद रॉय की आंखों में एक ठंडक भर गई।
वह चाह रहा था कि भूत मार्शल संप्रदाय का छठा चरण मार्शल गुरु शिष्य अथर्व को तुरंत मार डाले। अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो तो अभी भी देर नहीं हुई है, वरना पछताओगे। छोटे उड़ती आत्मा संप्रदाय, तुम्हें वापस जाना चाहिए और अपने छोटे संप्रदाय का नेता बनना चाहिए। चौक पर छठे चरण के मार्शल मास्टर युवक ने अथर्व को तिरस्कार से देखा, उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अथर्व ने छठे चरण के मार्शल मास्टर युवक को शांति से देखा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। नौपंथ संप्रदाय का समर्थक भूत मार्शल संप्रदाय ही होगा। आज उसे भूत मार्शल संप्रदाय को पहले थोड़ी चेतावनी देनी होगी, वरना उसे डर था कि भूत मार्शल संप्रदाय और भी ज्यादा मान करेगा। इस व्यक्ति को मारकर भूत मार्शल संप्रदाय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो तो मैं भूत मार्शल संप्रदाय की खातिर तुम्हारी जान भी बख्श सकता हूँ। अथर्व ने शांति से कहा। उसके हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके चारों ओर हत्या के इरादे की एक अदृश्य आभा फैल गई। तीसरे वरिष्ठ भाई, जल्दी से अपनी चाल चलो, उस बच्चे को एक ही चाल में मार डालो। चौक के नीचे कई भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्य चिल्लाने लगे। ऊपर की चौकी पर भूत मार्शल संप्रदाय के सभी महारथी जैसे मनमोहन नाथ अथर्व पर कड़ी नजर रख रहे थे। उड़ती आत्मा संप्रदाय के बारे में केवल भूत मार्शल संप्रदाय के महारथी ही जानते थे कि वर्तमान उड़ती आत्मा संप्रदाय में एक मार्शल कमांडर स्तर का विशेषज्ञ मौजूद है। अन्य संप्रदायों को उस समय तक इसकी जानकारी नहीं थी। तुम यह न जानकर कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम मौत को बुला रहे हो। भूत मार्शल संप्रदाय के छठे स्तर के मार्शल मास्टर शिष्य ने ठंडे स्वर में उपहास किया और उसी क्षण उसका शरीर सच्ची ऊर्जा से कांप उठा। एक भयंकर आभा तुरंत फैल गई और उसके शरीर के भीतर से मिट्टी के पीले रंग की सच्ची ऊर्जा की एक लहर उठी। ये व्यक्ति एक पृथ्वी तत्व मार्शल कलाकार भी था। सच्ची ऊर्जा ने अंततः उनके पूरे अस्तित्व को एक प्रभामंडल की तरह घेर लिया और सच्ची ऊर्जा द्वारा उत्पन्न दबाव की भावना फैल गई, जिससे चौक के पास कुछ भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने अपनी सांस को थोड़ा रोक लिया। उनकी आंतरिक सच्ची ऊर्जा कुछ धीमी गति से प्रवाहित हो रही थी। अथर्व ने कोई हलचल नहीं की, लेकिन उसके शरीर के भीतर, उसके दानतियान और क्यूई सागर के अंदर सच्ची ऊर्जा उमड़ी और कांप उठी। शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा की लहरें उसकी चौड़ी और मोटी मेरिडियन के माध्यम से तेजी से बह रही थीं और उसके चारों ओर अदृश्य हत्या की मंशा इस समय और भी तीव्र हो गई थी। फुश! अथर्व को देखते हुए भूत मार्शल संप्रदाय के छठे स्तर के मार्शल मास्टर शिष्य की अभिमानी और आत्मविश्वास भरी आंखें थोड़ी डगमगाने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य दबाव उसे घेरे हुए है, जिससे वह असहज महसूस कर रहा है। इस समय इस छठे स्तर के मार्शल मास्टर के पास हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका शरीर बिजली की तरह तेजी से अथर्व की ओर झपटा। उसी समय भूत मार्शल संप्रदाय के छठे स्तर के मार्शल मास्टर ने किसी तरह पहले से ही अपने हाथ में एक लंबा भाला पकड़ लिया था। एक जबरदस्त आभा ने उस क्षेत्र को घेर लिया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ लंबा भाला हिंसक रूप से बाहर निकल आया। कई भालेनुमा छायाएं मध्य हवा में स्थानिक वायु प्रवाह को चीरती हुई, सीटी बजाती हुई और एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई दे रही थीं। भाले की परछाइयां अंतरिक्ष को चीरती हुई प्रतीत हो रही थीं। भाले के हमलों की एक सतत बौछार लेकर सभी दिशाओं से अथर्व की ओर वार कर रही थीं। ये भूत मार्शल संप्रदाय का पीला स्तर निम्न श्रेणी मार्शल कौशल क्लाउड पियर्सिंग स्पीयर होना चाहिए, है ना? नौफूल संप्रदाय के मुकुंद रॉय ने ऊपरी सीटों से कहा। छठे स्तर के मार्शल मास्टर को इस हद तक साधना करते देखना दुर्लभ है। बादल भेदी भाला काफी शक्तिशाली है। मुझे डर है कि उड़न आत्मा संप्रदाय के अथर्व इसे संभाल नहीं पाएंगे। हजार पर्वत संप्रदाय के शुतेश ने भी धीरे से कहा। अपनी ताकत के साथ वे स्वाभाविक रूप से आसानी से देख सकते थे कि यह भूत मार्शल संप्रदाय शिष्य अपने छठे स्तर के मार्शल मास्टर साधना और इस पीले स्तर के निम्न श्रेणी के मार्शल कौशल के साथ एक सामान्य सातवें स्तर के मार्शल मास्टर के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यद्यपि उड़नशील आत्मा संप्रदाय के अथर्व कुछ हद तक असाधारण थे, जिन्होंने पंख संप्रदाय के 5 शिष्यों को मार डाला था। पंख संप्रदाय के शिष्यों में केवल एक चौथे स्तर का मार्शल मास्टर शामिल था, जबकि अन्य तीसरे और दूसरे स्तर के मार्शल मास्टर थे। अथर्व के हाथों उनकी मृत्यु पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। भारी भाले की छाया बिजली की तरह नीचे गिर गई और जब वे 10 मीटर से भी कम दूरी पर थे तो अनगिनत भाले की छायाओं द्वारा लाई गई भयंकर हवा ने अथर्व के आसपास के स्थान को प्रभावित किया, जिससे लहरें पैदा हुईं। अचानक अथर्व हिल गया। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसके चारों ओर की हत्या की मंशा अब दबी नहीं रही, बल्कि दहाड़ के साथ फूट पड़ी। अदृश्य हत्या का इरादा हिंसक रूप से बढ़ गया, जिससे पूरा स्थान लगभग ठोस हो गया। इसी समय अनगिनत भालेनुमा छायाएं आ पहुंचीं। अथर्व ने तुरंत ही हाथ की मुहरें बना लीं और उसका शरीर तुरंत पीले रंग के कवच की एक परत से ढक गया। चमकदार पीली रोशनी में उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। यह एक रक्षात्मक मार्शल कौशल है और यह साधारण नहीं है। ऊपर की सीटों पर बैठे कई लोगों की नजरें तेज थीं। अथर्व के शरीर पर नीला आत्मा कवच देखकर वे सभी आश्चर्यचकित थे।
मनमोहन, राजेंद्र, एल्द गरिमा और एल्द शिवराम सभी ने एक ही समय में अथर्व के शरीर पर नीला आत्मा कवच को देखकर भौहें चढ़ाईं। उनकी आंखों में आश्चर्य के साथ साथ सदमे का भाव भी था। वे तो नीला आत्मा कवच के स्तर का भी पता नहीं लगा सके। 1000 हाथ फाड़ने वाली मोहर। अथर्व ने धीमी गर्जना की, उसकी आंखों से हत्या की नीयत झलक रही थी। उन्होंने तुरंत ही हाथ की मुहरें बना लीं और तुरंत ही पृथ्वी गुण ऊर्जा की एक विशाल मात्रा आसपास के अंतरिक्ष से प्रचंड ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। इसके बीच से ज्वार की तरह हिंसक शक्ति की लहरें निकलीं, जो तुरंत उसकी हथेली के निशान में समा गईं। निरंतर पृथ्वी गुण ऊर्जा की लहरें एक के बाद एक एकत्रित हुईं और उनकी संपूर्ण आभा और शक्ति तुरंत विस्तारित हो गई। इसके बाद एक मिट्टी जैसा पीला ताड़ का निशान आसमान में दिखाई दिया। भाले की छाया तुरंत आ पहुंची, लेकिन अथर्व पीछे नहीं हटा, बल्कि वह आगे बढ़ा। उसका शरीर सीधे आगे की ओर बढ़ा, उसकी हथेली का निशान आकाश में ऊपर उठा, जो तुरंत ही कई धुंधले हथेली के निशानों में बदल गया, मानो कोई प्रतिबिंबों से बना कमल उसके सामने के स्थान को घेर रहा हो। शक्तिशाली ऊर्जा से लिपटे दोनों आकृतियां उसी क्षण धनुष से छूटे तीरों की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ीं। वर्ग के नीचे भूत मार्शल संप्रदाय के कम शक्ति स्तर वाले शिष्य केवल दो धुंधली आकृतियों को बाहर निकलते हुए देख सकते थे। ची ची, उस क्षण अनगिनत भाले की परछाइयां और हथेली के निशान सीधे टकराए। हिंसक, धरती को हिला देने वाली शक्ति, जिसका प्रभाव बहुत अधिक था, बड़े झटके के साथ आपस में टकराई तथा अपने साथ बहरा कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न की, जो अंतरिक्ष में गूंज उठी। हवा में ऊर्जा की एक हिंसक लहर फैल गई। जिस स्थान पर दोनों शक्तियां टकराईं, वहां चिंगारियां उड़ने लगीं और ऊर्जा तरंगों का एक छोटा सा चक्र फैलने लगा, जो फिर एक तेज हवा में परिवर्तित हो गया, जो सीधे स्थानिक वायु प्रवाह को चीरती हुई तेज सीटी जैसी आवाजें पैदा करने लगी। पीला स्तर उच्च ग्रेड मार्शल कौशल। ऊपरी सीटों पर बैठे कई ताकतवर व्यक्तियों ने चिल्लाकर कहा। अथर्व द्वारा प्रदर्शित मार्शल कौशल वास्तव में पीले स्तर के उच्च ग्रेड तक पहुंच गया था। हिंसक ऊर्जा के भीतर कुछ शक्तिशाली व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि अनगिनत भाले की छायाएं समान रूप से अनगिनत हथेली के निशानों से मिलते ही तुरंत बिखर जाती थीं। हिंसक ऊर्जा सीधे तितर बितर हो गई। हालांकि अथर्व ने सीधे आगे बढ़कर हिंसक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी होने दिया। अनगिनत हथेली के निशानों के बीच एक हथेली का निशान अचानक ऊपर उठा और एक लंबे भाले पर जोरदार तरीके से जा लगा। भाड़ में जाओ। कवच के नीचे अथर्व का चेहरा विकृत हो गया था, उसके शरीर से हत्या की भावना निकल रही थी। क्रैक क्रैक, प्रतिक्रिया में लंबा भाला टूट गया और ऊर्जा बाहर निकल गई, जो छठे स्तर के मार्शल मास्टर की छाती पर जा लगी। उसका सुरक्षा कवच टूट गया। उसी क्षण छठे स्तर के मार्शल मास्टर की आंखें तुरंत खाली हो गईं। केवल इसी क्षण उसे प्रतिद्वंद्वी की ताकत का एहसास हुआ और अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। प्रतिद्वंद्वी की आंखों में हत्या की मंशा और अपने चारों ओर अदृश्य हत्या की मंशा को महसूस करते हुए उसकी आत्मा की गहराई से भय फैल गया और वह पूर्ण आतंक महसूस करने लगा। हालांकि जब एक विशाल बल बरसा तो ये सब उसके शरीर के साथ बह चुका था। फफ, भूत मार्शल संप्रदाय के छठे स्तर के मार्शल मास्टर शिष्य को उड़ा दिया गया। उसके शरीर में टूटे हुए आंतरिक अंगों के साथ खून की धुंध फैल गई। उसकी अनिच्छुक आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर हिंसक ऊर्जा से दूर चला गया, जैसे टूटी हुई डोर वाली पतंग। बैंग बैंग, भूत मार्शल संप्रदाय के छठे स्तर के मार्शल मास्टर का शरीर 50 मीटर दूर वर्ग पर भारी रूप से गिर गया। जमीन हिल गई और जहां उसका शरीर गिरा, वहां जमीन का एक टुकड़ा फट गया। मोटे पत्थर के स्लैब तुरंत टूट गए और भूत मार्शल संप्रदाय के छठे स्तर के मार्शल मास्टर शिष्य का शरीर पूरी तरह से विकृत हो गया, जिसमें बचने की कोई संभावना नहीं थी। इस सारे परिवर्तन और अप्रत्याशितता के कारण आसपास के हजारों भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्यों में अचानक खलबली मच गई तथा उनके मन में एक ठंडक फैल गई। छठे स्तर के मार्शल मास्टर को प्रतिद्वंद्वी ने एक ही चाल में मार डाला। हिंसक ऊर्जा नष्ट हो गई और पीली रोशनी की एक आकृति प्रकट हुई। अभी हिंसक ऊर्जा के भीतर की हर चीज को केवल मार्शल जनरलों से ऊपर की साधना वाले लोग ही स्पष्ट रूप से देख सकते थे। बाकी सभी को केवल दो धुंधली आकृतियां दिखाई दीं। पीली रोशनी गायब हो गई और हरे रंग के वस्त्र में एक आकृति सभी की आंखों में दिखाई दी। यह अथर्व थी। अथर्व की आकृति देखकर भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्य और भी अधिक उदास हो गए। प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से सुरक्षित था। भूत मार्शल संप्रदाय के छठे स्तर के मार्शल मास्टर को वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के चौथे स्तर के मार्शल मास्टर ने एक ही चाल में मार डाला था। इस समय ऊपरी सीटों पर बैठे विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्ग और संप्रदाय के गुरु भी आश्चर्य से अथर्व को देख रहे थे। ये सब कुछ उनके लिए भी बिल्कुल अप्रत्याशित था। मुझे पता था कि यह छोटा झूठा सरल नहीं था, नैना ने विजयी भाव से कहा, अपने बगल में एल्द गरिमा और एल्द शिवराम की ओर देखते हुए उसकी खूबसूरत आंखों में एक मुस्कान दिखाई दी। इस समय एल्द गरिमा और एल्द शिवराम ने भी एक दूसरे को देखा, जिससे उनके मन में पूर्ण आश्चर्य प्रकट हुआ। मनमोहन, राजेंद्र और अन्य लोगों ने तब भौहें चढ़ाईं और कुछ सोचने लगे।
अथर्व ने नीला आत्मा कवच हटा दिया और दूर से डू युनशान की ओर देखा। तीसरा मैच फ्लाइंग स्पिरिट्स एक्ट के अथर्व ने जीत हासिल की, डू युनशान ने एक पल के बाद कहा। उसकी अभिव्यक्ति अछूते आश्चर्य से भरी हुई थी। तरुण और अरुण दोनों ने इस समय अथर्व पर ठंडी नजर डाली। ये भी वही था जो वे कम से कम देखना चाहते थे। अथर्व ने शांति से पूरे दृश्य का निरीक्षण किया और जब उसने नैना की निगाहें देखीं तो वह गुस्से से भड़कने से खुद को नहीं रोक सका। नैना ने पीछे रहने से इनकार कर दिया। उसने अथर्व की स्थानिक पशु थैली को उठाया और जानबूझकर अपने हाथ में लेकर उससे खेलने लगी। अथर्व असहाय हो गया और उसने नैना को देखना बंद कर दिया। उसने अपनी सांस को आंतरिक रूप से थोड़ा समायोजित किया। उस छठे स्तर के मार्शल मास्टर को मारना, विशेष रूप से जब वह लापरवाह था, एक ही चाल से मुश्किल नहीं था। उनका मानना था कि यह भूत मार्शल संप्रदाय को पर्याप्त रूप से आघात पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा। चलो चौथा मैच शुरू हो जाए। जैसे ही गिरिधर के शब्द गिरे, दो आकृतियां उछल पड़ीं। वे तरुण और स्वर्ग एक संप्रदाय के चौथे स्तर के मार्शल मास्टर शिष्य थे। जैसे ही दोनों ने अखाड़े में प्रवेश किया, तरुण ने तुरंत एक भयंकर हमला शुरू कर दिया। आक्रमण शक्ति की लहरें लहरों की तरह आगे बढ़ीं। अग्निगुण अपने साथ झुलसा देने वाला तापमान लेकर आई, जो गर्जना के साथ आगे की ओर टूट पड़ा। शायद अरुण की सहज जीत और अथर्व की एकल चाल की मार के कारण तरुण ने नैना के सामने दिखावा करने का दृढ़ निश्चय किया था। शुरू से ही उसके हमले मूसलाधार बारिश की तरह हिंसक थे, जो तुरंत 3 प्रकार के मार्शल कौशल प्रदर्शित करते थे। एक स्टार स्तर का उच्च श्रेणी का मार्शल कौशल और 2 पीले स्तर के निम्न श्रेणी के मार्शल कौशल। बैंग बैंग बैंग, हिंसक आक्रमण शक्ति के साथ लगातार ध्वनि विस्फोट भी हो रहे थे। हेवन वन संप्रदाय का चौथे स्तर का मार्शल मास्टर पूरी तरह से प्रतिरोध करने में असमर्थ था और पूरी तरह से पीछे हट गया। तीसरी चाल में उसे हथेली का निशान लगा और वह तुरंत दहाड़ते हुए उड़ गया। तरुण के चेहरे पर एक ठंडी नजर आ गई और उसका शरीर आगे की ओर झपटा। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक गतिशील मार्शल कौशल का उपयोग कर रहा हो। उसकी गति एक भूत की तरह थी, जो सीधे स्वर्ग एक संप्रदाय के चौथे स्तर के मार्शल मास्टर को मार रहा था। अथर्व ने ये सब शांति से देखा। इस तरुण के पास अपनी 5वीं स्तर की मार्शल मास्टर साधना के साथ इससे भी अधिक शक्ति होनी चाहिए। यद्यपि उन्होंने पूरे रास्ते भयंकर आक्रमण किया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग नहीं किया था। भूत मार्शल संप्रदाय के गुरु मनमोहन के पुत्र के रूप में संभवतः उनके पास कुछ छिपे हुए तुरुप के पत्ते थे। चौथा मैच तरुण जीतता है, डू युनशान ने फिर घोषणा की। तरुण गर्व से नीचे चला गया, लेकिन इस समय आसपास के भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्य जो देख रहे थे, वे बहुत उत्साहित नहीं थे। वे अभी भी पिछले मैच की भयावह अनुभूति में डूबे हुए थे, जिसमें एक भूत मार्शल संप्रदाय के अनुयायी को एक ही चाल में मार दिया गया था। 5वें मुकाबले में भूत मार्शल संप्रदाय के केवल 2 शिष्य ही प्रतिस्पर्धा के लिए बचे थे। एक ने सफ़ेद लंबा चोगा और दूसरे ने काला छोटा अंगरखा पहना हुआ था। दोनों ही चतुर्थ चरण मार्शल गुरु स्तर के थे। मंच पर कदम रखते ही, हालांकि वे साथी शिष्य थे, उन्होंने कोई अनावश्यक बातचीत नहीं की। उनके वार बराबरी के थे, लेकिन भीषण हमलों के बीच उनमें मारपीट की भावना का अभाव था। हालांकि उनका आदान प्रदान जोरदार था, लेकिन इससे ऊपर बैठे शक्तिशाली व्यक्तियों में कोई खास आश्चर्य या अप्रत्याशित प्रतिक्रिया नहीं हुई। अंत में काले छोटे अंगरखे वाले शिष्य ने प्रतिद्वंद्वी की गलती का फायदा उठाया, मौके का फायदा उठाकर एक जोरदार हमला किया और एक ही झटके में जीत हासिल कर ली। हालांकि अंत तक काले छोटे अंगरखे वाला ये चतुर्थ चरण मार्शल गुरु भी लगभग पूरी तरह थक चुका था। इस प्रकार 5 मुकाबलों के बाद प्रतियोगिता का दूसरा दौर पूरी तरह समाप्त हो गया। अथर्व के अलावा जो 5 व्यक्ति अंततः तीसरे दौर में पहुंचे, वे सभी भूत मार्शल संप्रदाय से थे। दूसरे दौर में अन्य संप्रदायों के शिष्य पूरी तरह से बाहर हो गए थे, जिससे अन्य पर्वतीय द्वारों के संप्रदाय प्रमुख कुछ नाखुश दिखे। तीसरा दौर शुरू होता है। तीसरा दौर हमारे भूत मार्शल संप्रदाय द्वारा स्थापित एक छोटा सा गठन होगा, जिसे 3 तत्व 5 सद्भाव गठन कहा जाता है। ये 15 5वें चरण के मार्शल मास्टर्स द्वारा स्थापित किया गया है। आप पांचों इसके अंदर होंगे। सामान्य परिस्थितियों में कोई जानलेवा खतरा नहीं होगा, लेकिन दुर्घटनाएं अपरिहार्य हैं। अभी भी पीछे हटने में देर नहीं हुई है। प्रवेश करने के बाद जो सबसे पहले बाहर आएगा वह जीत जाएगा। क्या आप समझ गए? गिरिधर 5 लोगों के पास गया और पूछा, बड़े डू, क्या इस संरचना में भी जीवन मरण की स्थिति है? अथर्व ने पूछा। सैद्धांतिक रूप से हाँ, गिरिधर ने कहा। 3 तत्व 5 सामंजस्य संरचना, अथर्व बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था कि इस संरचना का उल्लेख स्वर्गीय आत्मा अभिलेख में किया गया है। तुरंत अथर्व के मन में 3 तत्व 5 सामंजस्य संरचना की जानकारी उभर आई। 3 तत्वों वाली 5 सद्भाव संरचना जल, अग्नि और पृथ्वी तत्वों से 5 मार्शल कलाकारों द्वारा निर्मित है। 15 5वें चरण के मार्शल मास्टर्स द्वारा उत्पन्न शक्ति, तत्वों की शक्ति और संरचना के रहस्यमय प्रभाव के साथ मिलकर ऐसी है कि इसके अंदर फंसी हुई प्रथम चरण की मार्शल आत्मा भी केवल मार डाली जा सकती है।
बस सबसे बुनियादी संरचना, अथर्व ने मन ही मन उपहास किया। पता चला कि यह स्वर्गीय आत्मा अभिलेख में दर्ज सबसे बुनियादी संरचना थी। हालांकि 3 तत्वों का 5 सामंजस्य वाला स्वरूप शक्तिशाली था, ये केवल एक निम्न स्तरीय स्वरूप था। स्वर्गीय आत्मा अभिलेख में ऐसी कई संरचनाओं का उल्लेख है, जिनमें एक 5 तत्वों का 5 सामंजस्य वाला स्वरूप भी शामिल है, जो 3 तत्वों के 5 सामंजस्य वाले स्वरूप के समान था, लेकिन कम से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। 3 तत्वों के 5 सामंजस्य वाले स्वरूप में जल, अग्नि और पृथ्वी तत्वों का संयोजन होता है, जबकि 5 तत्वों के 5 सामंजस्य वाले स्वरूप में जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और काष्ठ तत्वों का संयोजन आवश्यक होता है। स्त्री तत्व 5 सामंजस्य संरचना को तोड़ने की विधि भी स्वर्गीय आत्मा अभिलेख में दर्ज थी और अथर्व ने उसे याद कर लिया था। स्त्री तत्व 5 सामंजस्य संरचना को तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इस समय अथर्व थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। स्त्री तत्व 5 सामंजस्य संरचना में कुछ ऐसी चीजें थीं जो उसके लिए बहुत उपयोगी थीं। अगर उसका अनुमान गलत न होता तो उसे कुछ अप्रत्याशित लाभ मिल सकते थे। अगर कोई समस्या नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं, गिरिधर ने कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, 15 आकृतियां तुरंत चौक के बीचों बीच कूद पड़ीं। जल, अग्नि और पृथ्वी की ऊर्जा हवा में फैल गई। उन 15 लोगों में 15 5वें चरण के मार्शल गुरु बारी बारी से व्यवस्थित थे। सभी 15 भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्य थे। जैसे ही 15 लोग मंच पर आए, वे तेजी से गहरी चाल से पूरे चौक में घूमने लगे। तीनों तत्वों की ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे दुनिया की जल, अग्नि और पृथ्वी की ऊर्जाएं खींचकर एकत्रित होने लगीं। 15 लोगों की आकृतियां तेजी से घूमने लगीं। एक क्षण बाद पूरे चौक पर केवल 3 प्रकार की ऊर्जा का प्रकाश ही दिखाई देने लगा और 15 लोगों की आकृतियां केवल धुंधली दिखाई देने लगीं। उसी समय 15 लोगों का आभामंडल भी तेजी से बढ़ रहा था। मूल रूप से 15 लोगों की शक्ति पहले से ही 5वें चरण के मार्शल मास्टर स्तर पर थी। इस समय यह संभावना थी कि वे सभी कम से कम 6ठे चरण के मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंच चुके थे। सबसे भयावह चीज चौक पर मौजूद आभामंडल था, जो पहले से ही इतना प्रचंड था कि साधारण मार्शल सोल साधक भी दब गए थे। पूरे चौक के चारों ओर स्थानिक वायु प्रवाह घूर्णन के साथ साथ तेज और तेज होता जा रहा था, लगभग अंतरिक्ष को विकृत करने के बिंदु तक पहुंच रहा था। 3 तत्वों और 5 सामंजस्य का ये स्वरूप सचमुच अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय है। इस समय 15 लोगों की कुल शक्ति संभवतः 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई होगी। 3 तत्वों 5 सामंजस्य संरचना के भीतर से फैलती आभा को महसूस करते हुए चारों संप्रदायों, स्वर्गीय एक संप्रदाय, 9 पुष्प संप्रदाय और मेघ पर्वत संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुखों और वरिष्ठों ने आश्चर्य व्यक्त किया। बगल में नैना, एल्डर गरिमा और एल्डर शिवराम ने बिना किसी भाव के उदासीनता से एक दूसरे को देखा। हालांकि उनकी निगाहें एक साथ अथर्व पर केंद्रित थीं। शुरू करो, तुम पांचों के प्रवेश करने के बाद जो सबसे पहले बाहर आएगा वह जीत जाएगा, गिरिधर ने 5 लोगों से कहा। फुसफुस फुसफुस 4 आकृतियां उछलीं और तुरंत उस संरचना में प्रवेश कर गईं। अपनी आकृतियों की एक झलक के साथ वे तुरंत 3 तत्वों की ऊर्जा में डूब गईं। अथर्व की आंखों में एक चमक सी चमक उठी और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। हालांकि उसकी आकृति एक गहरी चाल के साथ उस संरचना में प्रवेश कर गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये बच्चा अथर्व इस संरचना से बाहर निकल पाएगा। संरचना को तोड़ना सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं करता, एल्डर शिवराम जो ऊपर बैठे थे ने कहा। आप उस बच्चे पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? एल्डर गरिमा ने एल्डर शिवराम की ओर देखा और उदासीनता से कहा, लेकिन उनकी अपनी नज़र अभी अथर्व पर थी। क्या आप भी वही नहीं हैं? एल्डर शिवराम ने एल्डर गरिमा की ओर देखा और कहा, यह बच्चा सरल नहीं है। दोनों की एक दूसरे को देखने के बाद एल्डर गरिमा ने धीरे से कहा। इस क्षण अथर्व उस संरचना के भीतर था जो तुरंत जल, अग्नि और पृथ्वी तत्वों की ऊर्जा से आच्छादित और भर गया। 3 विशाल ऊर्जाएं नीचे दब गईं और आसपास का स्थान तुरंत बदल गया। वह एक विशाल स्थान में था जो केवल जल, अग्नि और पृथ्वी की धुंधली ऊर्जा से भरा हुआ था और एक असीम विस्तार जैसा लग रहा था। अथर्व उस संरचना में था, लेकिन इस समय उसने कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय उसने धीरे धीरे अपने आसपास की हर चीज का निरीक्षण किया और तीनों ऊर्जाओं को महसूस किया। उसने अपने शरीर में जल, अग्नि और पृथ्वी की ऊर्जाओं को पहले ही सक्रिय कर लिया था और अचानक दबाव गायब हो गया। वह एक पूर्ण तत्व मार्शल कलाकार था जिसके पास 5 तत्व थे। इन तत्वों की शक्ति उसे बिल्कुल भी दबा नहीं सकती थी। फुश! तुरंत ही तेज हवा की आवाज उठी और एक अग्नि बाण तेज हवा की आवाज के साथ बिजली की गति से शून्य को चीरता हुआ उसकी ओर तेजी से बढ़ा। सचमुच ऐसा ही है, अथर्व ने व्यंग्य किया, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान तुरंत उभर आई। एक अजीब सी मुहर घनीभूत हो गई। जैसे ही यह अग्नि बाण उसकी ओर बढ़ा, अथर्व के दाहिने हाथ में एक विशाल भस्मकारी शक्ति तुरंत घनीभूत हो गई। उसकी हथेली से कई मीटर बड़ा एक भंवर निकला और फिर सीधे उस अग्नि बाण को भंवर में निगल गया, जहां वह गायब हो गया। फुश फुश!
ठीक इसी समय एक और पानी का तीर और एक पृथ्वी का तीर सीधे हवा में टूट गया, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, अथर्व की ओर भयंकर रूप से बढ़ रहा था। आओ, इस उदार उपहार के लिए शुक्रिया, अथर्व ने धीरे से ठहाका लगाया। उसके दोनों हाथों में एक प्रचंड भंवर संघनित हो गया और अथर्व ने तुरंत दोनों ऊर्जाओं को भंवरों में ले लिया और गायब हो गईं। बैंग बैंग बैंग, 3 तत्वों की 5 सद्भाव संरचना में जैसे ही पांचों लोग अंदर गए, तेज हवाओं की तेज आवाजें गूंज उठीं। उसी समय पूरा चौक एक अतुलनीय रूप से प्रचंड ऊर्जा तूफान में घिर गया। 5वें चरण के मार्शल सोल स्तर से नीचे अंदर कुछ भी देखना असंभव था। 5वें चरण के मार्शल सोल स्तर से ऊपर के लोग केवल संरचना के माध्यम से चलती हुई दर्जनों धुंधली आकृतियों को देख सकते थे और संरचना के भीतर लगातार टकराती और कम ध्वनि बूम पैदा करती आक्रमण शक्ति की धाराएं देख सकते थे। प्रचंड ऊर्जा बिखर गई और बाहर रिसने लगी और आसपास के कई दर्शकों को क्रम से पीछे हटना पड़ा। प्रचंड बल ने चौक के चारों ओर के स्थानिक वायु प्रवाह को पहले ही विकृत कर दिया था। इस समय पूरा चौक एक स्थिर बवंडर की तरह ऊपर की ओर गरज रहा था। हवा से प्रचंड वायु प्रवाह नीचे की ओर दबा हुआ था। दूर स्थित कई बड़े पेड़ भी इस वायु प्रवाह से दब गए, उनके पत्ते उड़ गए और शाखाएं टूट गईं। अनगिनत टूटे हुए पत्ते और आसपास की बजरी और धूल ऊर्जा भंवर में समा गए, जो एक बवंडर तूफान जैसा था। हालांकि उस समूह के एक कोने में हरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा था जिसने सभी शक्तिशाली व्यक्तियों को आश्चर्यचकित कर दिया। समूह के भीतर के हमलों का उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं हो रहा था। हमले सीधे उस व्यक्ति पर पड़ते और गायब हो जाते, मानो हवा में ही गायब हो गए हों। ऊपर बैठे लोगों में भूत मार्शल संप्रदाय और मनमोहन के बुजुर्ग और अन्य लोग भी थोड़ा सा भौहें चढ़ा रहे थे। ये सब देखकर एल्डर गरिमा और एल्डर शिवराम हैरान रह गए। एल्डर गरिमा ने कहा, लियू येहान, क्या तुमने कुछ देखा है? ये थोड़ा अजीब है। इस 3 तत्व 5 सामंजस्य संरचना में केवल एक ही जीवित स्थान है। क्या ये बच्चा भी संरचनाओं को समझता है? एल्डर शिवराम ने संदेह से कहा। 3 तत्वों 5 सामंजस्य संरचना में अथर्व की अभिव्यक्ति शांत और मुस्कुराती हुई थी। ऊर्जा आक्रमण शक्ति की धाराओं को अथर्व ने सीधे और बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रहण कर लिया। ये तात्विक ऊर्जा थी। एक पूर्ण तत्व मार्शल कलाकार के रूप में अथर्व हर प्रकार की तात्विक ऊर्जा को बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रहण कर सकता था। तात्विक ऊर्जा क्या है? ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की तात्विक ऊर्जा है। मार्शल कलाकार इस ऊर्जा को अपने उपयोग के लिए सच्ची ची में परिष्कृत करके साधना करते हैं, और यदि सच्ची ची नष्ट हो जाती है तो यह विभिन्न तात्विक ऊर्जाओं में भी परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक तत्व के मार्शल कलाकार केवल थोड़ी मात्रा में तात्विक ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं और धीरे धीरे साधना कर सकते हैं। उत्कृष्ट प्रतिभा वाले शिष्य शीघ्र साधना क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका तत्व उत्कृष्ट होता है और वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के तत्वों के साथ बहुत उच्च अनुनाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी साधना गति बढ़ जाती है। साधारण प्रतिभा वाले साधारण मार्शल कलाकारों के तत्व भी साधारण होते हैं, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के तत्वों की शक्ति के साथ उनकी अनुनाद भी कमजोर होती है, इसलिए उनकी साधना गति धीमी होती है। यदि किसी का तत्व बहुत खराब है या यहाँ तक कि उस बिंदु तक पहुँच गया है जहाँ ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तात्विक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वह मार्शल कलाकार नहीं बन सकता है। पृथ्वी तत्व वाले मार्शल कलाकार केवल पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को ही अवशोषित कर सकते हैं और उसे शुद्ध ची में परिवर्तित कर सकते हैं। जल तत्व वाले मार्शल कलाकार स्वाभाविक रूप से केवल जल तत्व की ऊर्जा को ही अवशोषित कर सकते हैं और उसे शुद्ध कर सकते हैं।